हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक ऑल ऑफ यू। एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। जी हाँ, आज की क्लास के अंदर हम लोग हमारा नेक्स्ट सेशन जो है उसको स्टार्ट करेंगे। हाँ, 4 बज गए हैं। बिल्कुल बिल्कुल चौधरी जी, हाँ बिल्कुल, जितने भी लोग कनेक्टेड हैं बिल्कुल 4 बज गए हैं। वो गणेश जी का, गणेश सर का एक इवेंट चल रहा था, आप लोग देख रहे होंगे। वो भी आपको एक ज़रूरी जानकारी जो है वो दे रहे थे, और इसीलिए जो है थोड़ी सी क्लास का थोड़ा सा लेट हो गई है। बट कोई बात नहीं, अभी हम लोग इसको कंटिन्यू कर रहे हैं। तो सब लोग कनेक्ट हो गए हो बेटा फटाफट से? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और एक बार फटाफट से क्लास के लिंक को भी शेयर कर दीजिए, ताकि जो लोग नहीं कनेक्ट किए हैं वो भी कनेक्ट कर जाएं। ठीक है, तो चलिए बेटा, पहला क्वेश्चन यहाँ पर लेके आते हैं आप लोग स्क्रीन के ऊपर, है ना। ऑलमोस्ट क्लास 4 मिनट लेट हो गई है, पर बेटा यूजुअली मेरी क्लास कभी लेट होती नहीं है। पर चलिए कोई बात नहीं, स्टार्ट करते हैं हमारे इस सेशन को। और अगर आपको पहले बता दीजिए, अगर कोई भी अभी तक कोई समस्या आ रही हो किसी भी आपको उसके अंदर, तो आप बेटा अभी पूछ सकते हैं। नो डाउट, आप बिल्कुल क्लियर कर देंगे। बताइए, सबको सबको समझ में आ रहा है? किसी को कोई दिक्कत फेस कर रहा है? कोई दिक्कत आ रही है कि सर मेरे को इस चीज में दिक्कत आ रही है, ये समझ में नहीं आया है, या ये आप बता दीजिए। ऐसा कुछ है तो आप बता दीजिए बेटा, बता देंगे अपन। चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। बताइए बेटा क्या आएगा इसमें। इसमें ये कह रहा, पावर पॉइंट के स्टेटस बार में उपलब्ध और इंगित किए हुए दृश्य निम्नलिखित विकल्पों में दिए गए हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प ऐसा व्यू नहीं है? एमएस पावर पॉइंट के अंदर कौन सा वाला व्यू जो है वो उपलब्ध नहीं होता, ये आपसे पूछा है। बताइए, आउटलाइन व्यू नहीं होता है, स्लाइड शो व्यू नहीं होता है, या फिर स्लाइड सॉर्टर, या फिर नॉर्मल। एक व्यू ऐसा है जो एमएस उसके स्टेटस बार में, अच्छा एक चीज देखिए, स्टेटस बार यहां पर लिखा है, स्टेटस बार। स्टेटस बार में कौन सा नहीं होता है, ये पूछा आपसे। सुन लो बेटा, नहीं नहीं बेटा, क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है ये क्वेश्चन ट्रिकी है। मैं भी थोड़ा सा पहले आपकी तरह कंफ्यूज हो गया था, है ना। तो ये बेटा क्वेश्चन जो है ना, थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है। यहां पर जो आंसर बेटा आएगा ना, वो आंसर मेरा कौन सा आएगा? वो आंसर जो यहां पर है, स्टेटस बार देखो नीचे की तरफ होता है, उसमें ना आउटलाइन का जो व्यू है ना, ये नहीं होता है। ध्यान दो बेटा, आउटलाइन का नहीं। हाँ, अगर वो स्टेटस बार नहीं लिखता ना, तो स्लाइड शो का जो है ये आपका यहां पर आंसर होता है। क्योंकि स्लाइड शो कोई व्यू नहीं होता, ये अलग से टैब होता है हमारा, ये अलग से टैब होता है। बेटा सुनो मेरी बात, एमएस पावर पॉइंट के अंदर, चलिए मैं एक बार थोड़ा सा ये दिखाई देता हूं आपको, है ना। एक मिनट रुकिए, मैं थोड़ा सा आपको दिखा देता हूं। देखो यहां पर ये नीचे की तरफ जो पट्टी होती है ना बेटा, यहां पर ये वाली जो पट्टी है ना, इसमें देखो, ये स्लाइड शो का हो गया, ठीक है। और अगर मैं इसमें बात करूं यहां पर, और ये देखिए, ये आपका रीड मोड व्यू हो गया, ठीक है। ये आपका यहां पर अलग अलग प्रकार से ये स्लाइड सॉर्टर हो गया, ठीक है। और ये आपका यहां पर नॉर्मल हो गया। तो ये 4 होते हैं इसमें, पर जो आपका एक तरीके से आउटलाइन वाला है ना, वो नहीं होता इसके अंदर, वो जो है वो इसमें नहीं होता है। तो यहां पर चलिए मैं वापिस से इसको कर देता हूं, ठीक है। तो यहां पर जो मेरा आंसर आएगा वो आएगा आउटलाइन। कौन सा आएगा? आउटलाइन। ऑप्शन नंबर ये आउटलाइन आएगा यहां पर, ठीक है। अगला देखते हैं यहां पर क्या है अगला क्वेश्चन ये है कि माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट 2016 में फुल स्क्रीन पर स्विच किए बिना पावर पॉइंट विंडो में स्लाइड शो चलाने की सुविधा देता है। बताइए कौन देता है? बताइए कौन देता है? बताइए, बताइए। एक सेकेंड, बताइए कौन देता है? माइक्रोसॉफ्ट फुल स्क्रीन पर स्विच किए बिना पावर पॉइंट विंडो में स्लाइड शो चलाने की सुविधा कौन देता है? आज क्या है, थोड़ा सा मैंने इसके अंदर ओपन कर लिया ना, थोड़ा सा इसको ऑपरेट करने में। हाँ, यहां पर रीडिंग व्यू आएगा। रीडिंग व्यू देखो, रीडिंग व्यू जो होता है ना बेटा, ये वाला जो रीडिंग व्यू होता है, इस रीडिंग व्यू के अंदर क्या कर सकते हो आप? यहां पर क्या होता है कि आप जो भी काम करोगे वो क्या होता है, इस तरीके से होता है कि भाई आप उसके अंदर क्या कर सकते हो, पूरा पढ़ सकते हो। मतलब एक तो होता है स्लाइड शो, उसमें तो क्या है, फुल स्क्रीन पे दिखाई देता है, बट इसमें फुल स्क्रीन पे नहीं आता है। ऐसे ही जो पिछला था ये जो था, इसमें हमारा आउटलाइन आएगा।
अगला देखते हैं इसमें क्या है। अगला, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में एक स्लाइड का चयन करके और कंट्रोल+D दबाने पर क्या होगा। कंट्रोल+D दबाने पर क्या होगा। देखिए, कोई भी स्लाइड को आप सिलेक्ट करते हैं और फिर आप कंट्रोल+D दबाएंगे, बताइए बेटा क्या होगा। स्लाइड का नाम बदलेगा, स्लाइड डिलीट होगी, स्लाइड का हैंडआउट प्रिंट होगा, या स्लाइड का डुप्लीकेट बनेगा, बताइए क्या होगा, बताइए। बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर यहां पर डी आएगा बेटा। ये जो डी होता है ना बेटा, डी इज फॉर डुप्लीकेट स्लाइड। डी जो होता है वो किसके लिए होता है, डुप्लीकेट स्लाइड के लिए होता है, ठीक है। ये ठीक है, ये थोड़ा सा कलर हमारा सही रहेगा, ठीक है, यहां पर बी हो जाएगा। अगला देखिए इसमें क्या है। अगला, इन पावर पॉइंट थीम्स कुड बी फाउंड अंडर, यानी कि MS पावर पॉइंट के अंदर जो थीम है वो किसके अंदर पाई जाती है। ट्रांजिशन में मिलती है, डिजाइन टैब में मिलती है, इंसर्ट टैब में मिलती है, या एनिमेशन टैब में मिलती है, बताइए क्या आएगा इसमें। थीम किस में मिलती है बताइए। नहीं नहीं बेटा, एनिमेशन टैब थोड़ी होगा इसमें, थीम आपकी एनिमेशन में थोड़ी होती है। अरे थीम एनिमेशन में थोड़ी होती है, ट्रांजिशन स्लाइड के बीच में लगाते हैं, एनिमेशन ऑब्जेक्ट पे लगाते हैं, इंसर्ट में नहीं होता है, डिजाइन टैब के अंदर आएगा। अरे बेटा ये जो डिजाइन टैब है ये मेरा यहां पर क्या होगा, आंसर होगा, ऑप्शन नंबर यहां पर बी आएगा, बी। हाँ अगला देखो, निम्नलिखित में से किस माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल फंक्शन का उपयोग सेल की रेंज में मौजूद संख्यात्मक प्रविष्टियों की संख्या को गिनने के लिए किया जाता है। मतलब सेल के अंदर जो वैल्यूज होती है उनको काउंट करने के लिए किसका उपयोग करते हैं। पर काउंट के भी यहां पर कई, ये ध्यान रखिएगा, काउंट है, काउंट ए है, और काउंट इफ है, और सम है। मतलब आपको ये गिनना है कि उनमें संख्याएं कितनी हैं। मतलब जैसे मान लीजिए आपने 15 सेल सेलेक्ट किए हैं, उनमें से जो संख्या संख्या वाले हैं ना, केवल उनको गिनना है। भाई 4 में संख्या लिखी है, 5 में लिखी है, वो वाली। तो उसके लिए क्या यूज करेंगे, देखिए उसके लिए जो यहां पर मेरा आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। यहां पर ऑप्शन नंबर ए काउंट आएगा। काउंट ए जो होता है ना बेटा, काउंट ए होता है, सुनो, नहीं नहीं योग होता है बेटा वो तो, ये योग के लिए नहीं गिन रहा है। अरे भाई ये योग के लिए नहीं कह रहा है, ये ऐसे कह रहा है जैसे मान लीजिए आपके पास ऐसी टेबल है ना, इसमें 27, इसमें 17, इसमें 20, इसमें 15, इसमें इसमें मान लीजिए यहाँ पर और 13 है, यहाँ पर मान लीजिए राम लिखा हुआ है, यहाँ पर श्याम लिखा हुआ है, यहाँ पर महेश है। अब जब आप इनको सेलेक्ट करके काउंट ए लगाओगे ना, तो ये क्या बताएगा, 1 2 3 4 5, उत्तर 5 देगा काउंट। और काउंट ए कर दोगे तो ये 6 7 8, ये टेक्स्ट भी गिन लेता है, ये टेक्स्ट भी गिन लेता है। आपको केवल संख्याएं गिननी है। हाँ, जिनमें संख्या लिखी है ना उन सेल को गिन के बताता है, भाई इतने डब्बे ऐसे हैं उनमें संख्या लिखी हुई है। मेरी बात समझ में आ गई, इस तरीके से करता है। एक बार फिर से अगला देखते हैं यहां पर क्या है। एक्सेल की एक रो में इंसर्शन पॉइंट को पहले सेल में मूव करने के लिए कुंजी प्रेस करें, बताइए, बताइए क्या आएगा। एक्सेल में एक सेल के अंदर एक रो में इंसर्शन पॉइंट को पहले सेल में मूव करने के लिए कुंजी प्रेस करें, बताइए क्या आएगा। मतलब ये ऐसे कह रहा है, जैसे मान लो आपके ये सेल है, एक सेल, ये सेल है, ठीक है, पॉइंटर को पहले सेल मतलब इससे पिछले वाले सेल में मूव करना है, बताइए। या मैं कहूं प्रथम सेल, प्रथम सेल होगा ये, प्रथम सेल मतलब इस रो का जो फर्स्ट सेल है ना उसमें जाना है, किसका यूज करोगे, ऐसे समझो आप इसको। ये कह रहा है एक रो में इंसर्शन पॉइंट को पहले सेल मतलब फर्स्ट सेल में मूव करना है, ये है इसका मतलब। तो कोई भी रो है, उस रो के फर्स्ट सेल के अंदर अगर आपको जाना है, आप किसका यूज करोगे, पेज अप का। नहीं 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 नहीं, नहीं। सुनो, अगले सेल में पेज जो है, अगले सेल में एंड बटन लेके जाता है, और जो सॉरी टैब लेके जाता है। और अगर फर्स्ट सेल में जाना है ना, पंक्ति के फर्स्ट में, उसके लिए होम होता है बेटा, उसके लिए क्या होता है, होम होता है। ये होम आंसर होगा यहाँ पर।
कौन सा होगा? होम। हाँ, आगे देखो क्या है, अगला देखिए। इसमें ये कह रहा है निम्न माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल फंक्शन का क्या नाम होगा? क्या नाम होगा? अच्छा कोई बात नहीं, मतलब इसका क्या हल होगा, एक तरीके से इसका आंसर क्या होगा ये कह रहा है। भाई पावर 2,10 लिखा है, तो अब इसमें क्या आएगा? 1024 आएगा, या फिर ये, या फिर 20, या फिर 100? बताइए क्या आएगा इसमें, क्या आएगा बताइए। यहां पर ऑप्शन नंबर बेटा ए आएगा, 1024 ये वाला। देखो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि जैसे 210 है तो पहली संख्या है, और बाद वाली जो है, बाद वाली जो है वो क्या है? पावर है बेटा, ध्यान रखिएगा। बाद वाली जो है वो क्या है? पावर है। तो यहां पर ऐसे होगा 2 की पावर 10। एक सेकेंड, ये होगा, एक सेकेंड, अरे यार ये क्या हो गया? हाँ यही था। इसमें होगा बेटा 2 की पावर 10, और 2 की पावर 10 होता है 1024। तो यहां पर ऑप्शन नंबर हमारा ए आएगा। पहली वाली है संख्या, और दूसरी वाली जो है वो क्या है? पावर है, पावर है। अगला देखिए इसमें क्या आएगा, इसमें बताओ फॉर्मूला आउटपुट, इसका आउटपुट क्या होगा? इसमें से व्हाट्सएप लॉग आउट करवाते मोबाइल से, नोटिफिकेशन आ रहे हैं। निम्न एक्सेल शीट फॉर्मूला का आउटपुट क्या होगा? लेन और नेम, बताइए। हाँ, यहां पर आउटपुट क्या होगा बेटा? देखो इसमें क्या है, 16 है, 4 है, 8 है, 2 है। देखो यहां पर अगर मैं इसमें बात करूं बेटा, तो इसमें जो आपका आंसर होगा वो आंसर क्या होगा? यहां पर देखो लेन क्या करता है, लेन क्या करता है, लेन क्या करता है, जो भी आपका फॉर्मूला है ना, जो भी आपका उसमें शब्द दिया हो, हाँ बिल्कुल सही है। हाँ जितेंद्र, आरपी, एकांश, काजल, बिल्कुल सही है। यहां पर 4 आएगा। ये क्या करता है बेटा, जो भी आपका सेल है ना, वो जो भी आपका एक तरीके से जो सेल है उसके अंदर जो भी मान लो आपने नाम लिखा हुआ है, ठीक है, उस नाम के अंदर टोटल लेटर कितने? जैसे आप देखिए इसमें 1 2 3 4, 4 लेटर है, तो ये क्या दिखाएगा? 4। अगर इसमें 5 होते तो 5। लेन मतलब होता है लेंथ, हाँ लेंथ करता है, ये वर्ड नहीं काउंट करता है, ये लेटर काउंट करता है, कुल लेटर कितने शब्द में। अगला देखते हैं इसमें क्या है। What is the keyboard shortcut for creating a chart from the selected cell range in Excel? मतलब आपने सेल रेंज को सिलेक्ट किया है, अब आप उसका चार्ट बनाना चाहते हो। क्या बनाना चाहते हो? चार्ट। तो चार्ट बनाने के लिए आप किसका उपयोग करोगे? बताइए बेटा, किसका उपयोग करोगे? F2 का करोगे, या फिर F8 का करोगे, या फिर आप किसका करोगे, क्या बोलते हैं, F4 का करोगे, या फिर आप 11 का करोगे? बताइए बेटा किसका करोगे आप, किसका करोगे आप उपयोग, बताइए। हाँ रेखा, आरपी, SKV, काजल, एक तो नाम तो पूरा लिख लो यार, दिनेश, बिल्कुल सही है। यहाँ पर F11 आएगा। F11 जो होता है वो बेटा चार्ट क्रिएट करने के लिए काम में आता है। अगला देखते हैं इसमें क्या है। अगला ये है, इन MS वर्ड 2019 व्हाट ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज नॉट अवेलेबल इन द मेन्यू ग्रुप प्रूफिंग अंडर द रिव्यू टैब। ये कह रहा है कि रिव्यू टैब के अंदर जो प्रूफिंग होता है, इस प्रूफिंग में कौन सा ऑप्शन नहीं होता है? क्या स्पेलिंग नहीं होता है, वर्ड नहीं, काउंट कमेंट, या फिर थिसॉरस? इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो प्रूफिंग टैब में नहीं होता है? हाँ गज्जू, बी नहीं, बी नहीं, हाँ अच्छा अच्छा, हाँ बिल्कुल गज्जू आपका सही। इसमें बताओ, देखिए व्यू टैब के, रिव्यू टैब के अंदर एक प्रूफिंग होता है, प्रूफिंग में 3 ऑप्शन होते हैं, एक ऑप्शन नहीं होता है, वो कौन सा है? बिल्कुल सही है, कमेंट, कमेंट बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, कमेंट बिल्कुल सही है। हाँ शीतल, गज्जू, आरपी, हाँ दिनेश सही है। हाँ ठीक, सही है, सही है, सही है, ऑप्शन नंबर सी, कमेंट नहीं होता है बेटा। बाकी जो 3 है ना, ये तो होते हैं वहां पर। अगला देखो, MS वर्ड में जून का न्यूनतम और अधिकतम आकार क्या होता है? अधिकतम वैल्यू कितनी हो, मतलब MS वर्ड में मिनिमम कितना जूम कर सकते हो और मैक्सिमम कितना कर सकते हो, ये आपसे पूछा, बताइए, बताइए। देखो मिनिमम की बात करेंगे तो 10 हो जाएगा, और मैक्सिमम की बात करेंगे तो
500 बिल्कुल सही है। देखो 10 to 500 ये ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही है, ये ऑप्शन हमारा यहाँ पर क्या है, सही है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी आएगा। ठीक है, अगला देखिए इसमें क्या है। फीचर ऑफ MS वर्ड हेल्प्स टू क्रिएट ए लिस्ट इन ए डॉक्यूमेंट। MS वर्ड की सुविधा एक डॉक्यूमेंट में सूची बनाने में मददगार होती है। वर्ड आर्ट, स्केलिंग या बुलेट और नंबरिंग या वर्ड रैप, मतलब लिस्ट वगैरह बनानी हो ना आपको तो उसके लिए कौन काम आता है। तो शीतल ने आंसर भी दे दिया है, काजल ने भी दे दिया है, PS प्रशांत, ठीक है, सही है सही है। देखो इसमें जो ऑप्शन होगा ना ये होगा बुलेट और नंबरिंग। देखो जैसे बुलेट लिस्ट बोलते हैं बेटा इनको, इनका उपयोग ही लिस्ट बनाने के लिए होता है, इनका उपयोग ही लिस्ट बनाने के लिए होता है। अगला देखिए बेटा इसमें क्या है। MS वर्ड टेबल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। मतलब टेबल के बारे में कौन सा असत्य है, कौन सी बात गलत लिखी है बताइए। एक टेबल की पहली और अंतिम सेल को मर्ज किया जा सकता है। एक रो या कॉलम के एकांतर दूसरे एकांतर सेल को मर्ज नहीं किया जा सकता है। एक कॉलम के 2 या 2 से अधिक क्रमागत सेल को मर्ज किया जा सकता है। एक रो के 2 या 2 से अधिक क्रमागत सेल को मर्ज किया जा सकता है। बताइए क्या आएगा। ये तो यार एक जैसी लाइन आ गई ना, नहीं कॉलम है, ये रो है, ठीक है, बताओ गलत बात कौन सी है। बी, SKV और शंकर कह रहे हैं बी। काजल बी है क्या इसमें, एक बार थोड़ा क्वेश्चन नंबर भी लिख दिया करो बेटा, जैसे 13.B ऐसे बताओ बेटा। बी ए, अच्छा जितेंद्र का ए है, बाकी का बी है, ठीक है। ए दिनेश का भी ए है, ए करेक्ट आंसर है बेटा, ए करेक्ट आएगा। ये कह रहा है टेबल के पहले और अंतिम सेल को क्या कर सकते हैं, मर्ज कर सकते हैं, बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। एक बात बताइए, मान लीजिए अपने पास ये टेबल है, ठीक है, अब मर्ज करते हो 2 लगातार सेल को। अब आप एक बात बताइए, ये पहला है और ये अंतिम है, इन दोनों को कैसे मिला दोगे भाई, नहीं मिला सकते भाई। पहले अब लगातार जो सेल होते हैं ना, चाहे चाहे मान लो ये दोनों आपको मिलाने हो, सुनो, चाहे आपको ये दोनों मिलाने हो, चाहे आपको ये दोनों मिलाने हो, चाहे आपको ये 4, कोई दिक्कत नहीं है, कंटिन्यूअस होने चाहिए ना, वही तो मिलेंगे, ऐसे थोड़ी मिल जाएंगे। हाँ ऐसे थोड़ी मिल जाएंगे, पहला और अंतिम कैसे मिल जाएगा, ये तो सरासर गलत बात है। अगला देखिए, किसी डॉक्यूमेंट में डेटा को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए निम्नलिखित में से किस विकल्प का उपयोग किया जाता है, बताइए। डेटा को एक स्थान से दूसरे स्थान पे लेके जाएंगे ना, किसका यूज करेंगे। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, 14 नंबर बिल्कुल सही है। PS का सही है, शेखर का सही है, काजल का सही है, SKV जो भी हैं, शीतल बिल्कुल। देखो जिनका पूरा नाम लिखा है ना, मैं उन्हीं का नाम पढ़ूंगा, बाकी का नहीं पढ़ूंगा, ना 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 ना। एकांश, लोकेश, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी आएगा, कट पेस्ट। कट पेस्ट क्या करता है बेटा, कट मतलब यहां से डेटा को कट किया, दूसरी जगह पे रख दिया, उसको कट पेस्ट बोलते हैं। हाँ प्रणाम बेटा, प्रणाम प्रणाम, खुश रहो खुश रहो। अगला देखो क्या है। निम्न में से कौन सा कथन गलत है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में किसी तालिका के सभी सेल का पृष्ठभूमि रंग समान होना चाहिए। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में एक टेबल के अंदर दूसरी टेबल को डाला जा सकता है। एक चीज, एक बात, इनमें कौन सी बात सही है, कौन सा, अच्छा कौन सा गलत है, ये पूछा है, गलत कौन सा है बताइए, बताइए। बताइए बेटा गलत कौन सा है। देखो अगर मैं इसमें बात करूं, ए गलत है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आएगा, ठीक है। देखो आप ऑप्शन बताइए, ABCD, ए आएगा, ठीक है, चलो मान लेते हैं ए आएगा। मैं बता देता हूं, देखो यहां पर जो पहली वाली चीज है ना वो गलत है। ऑप्शन नंबर इसमें ये वाला आएगा, ये वाला, ये वाला। अब इसमें क्या कह रहा है बेटा, माइक्रोसॉफ्ट में किसी तालिका के सभी सेल का पृष्ठभूमि रंग समान होना चाहिए। जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है, आप इनको चेंज कर सकते हो। अरे जरूरी नहीं है, आप इनको चेंज कर सकते हो, बदल सकते हो अपने हिसाब से। बट माइक्रोसॉफ्ट में टेबल के अंदर दूसरी, हाँ ये डाल सकते हैं, ये डाल सकते हैं, ये डाल सकते हैं। नहीं नहीं, दोनों राइट नहीं है बेटा, ये जो आपका पहला वाला है ना, ये आपका गलत है, ये आपका गलत है। अगला देखिए,
विच फंक्शन की डिस्प्लेस द प्रिंट प्रीव्यू विंडो इन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। प्रिंट प्रीव्यू का शॉर्टकट क्या होता है? कंट्रोल शिफ्ट प्लस में F2, अल्ट प्लस F2, अल्ट कंट्रोल F2, कंट्रोल प्लस में F2। बताइए। क्लास में बफरिंग हो रही है तो बेटा आपके पास नेट धीरे हैं, मेरे पास कमेंट बिल्कुल यहाँ तो परफेक्ट है क्योंकि यहाँ से तो मैं लाइव पढ़ा ही रहा हूँ, है ना। तो मेरे पास जिसके टाइम टू आ रही है मैं उनका तो रीड कर रहा हूँ, बाकी बेटा आपके पास नेटवर्क स्लो है इस वजह से हो सकता है पीछे आ रहे हो। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, शीतल ने सी बताया है। और बताइए बेटा, लेवल तो है, लेवल तो रखना ही है क्वेश्चन का, तभी तो सीखोगे। नहीं, यहां पर ऑप्शन नंबर डी आएगा, डी। देखो सिंपल अगर प्रिंट करना है तो कंट्रोल के साथ में पी होगा, और अगर प्रिंट प्रीव्यू करना है तो अल्ट के आपको कंट्रोल के साथ में F2 दबाना होगा, और अगर कंट्रोल के साथ में F12 दबाओगे वो ओपन करता है बेटा, ध्यान रखिएगा। अलग अलग चीजें हैं, कंट्रोल के साथ में F2 दबाने से प्रिंट प्रीव्यू ओपन होता है, और कंट्रोल के साथ में F12 दबाने से ओपन कर सकते हो किसी फाइल को। हाँ, ऑप्शन नंबर डी आएगा इसमें 16 में। अगला देखिए इसमें क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा वर्तमान में चल रहे प्रोग्राम का आइकन डिस्प्ले करता है जिस पर क्लिक करने से विंडो ऊपर आ जाती है? मेन्यू बार, टास्क बार, टाइटल बार या फिर स्टेटस बार। बताइए क्या आएगा। बताइए क्या आएगा। इनमें से एक ऐसा है जो चल रहे प्रोग्राम को डिस्प्ले करता है, ठीक है। हाँ, प्रशांत का टास्क बार है, ठीक है। और बी बी बी, ठीक है, बी आंसर आ रहा है। डी भी है, हाँ डी भी है, डी भी है। बी किसका है? स्टेटस, ठीक है। नहीं बेटा दिनेश देखो, नहीं नहीं, ऑप्शन नंबर यहाँ पर टास्क बार आएगा बेटा, टास्क बार। टास्क बार कौन सी होती है? ये नीचे की तरफ जो पट्टी आती है ना बेटा, एक, अरे नीचे की तरफ एक पट्टी नहीं आती है क्या, जिसमें इधर टाइम दिखता है, उधर स्टार्ट मेन्यू आता है, यहाँ सारे छोटे छोटे सॉफ्टवेयर के आइकन जो भी आपने चला रखा है वो उपलब्ध रहता है। आप उस पर दबाओगे वो बड़ा हो जाता है, फिर उस पर दबाओगे वो छोटा मिनिमाइज भी हो जाता है। हाँ, टास्क बार होता है वो, टास्क बार होता है। अगला देखिए, कीबोर्ड शॉर्टकट फॉर नेविगेटिंग अक्रॉस मल्टीपल ओपन विंडोज। देखिए, अगर आपको मल्टीपल विंडोज के बीच में आपकी जो नेविगेट करना है तो आप किसका उपयोग करो? जैसे मान लो कई आपने एप्लीकेशन एक साथ खोली हुई है और आप उनके बीच में एक्सचेंज करना चाहते हो, है ना, एक दूसरे के बीच में जाना चाहते हो, देन आप कौन से शॉर्टकट का यूज करोगे? नहीं नहीं, अल्ट प्लस शिफ्ट नहीं होता है बेटा, नहीं नहीं। 18 में बताओ, 18 में कंट्रोल के साथ में टैब डी, ए डी डी, ठीक है। संध्या बेटा ए नहीं होगा, हाँ ए नहीं होगा, यहां पर डी ऑप्शन आएगा बेटा। अल्ट के साथ में जो टैब है ये दबाया जाता है। इससे क्या होता है, हमारा जो एक प्रकार से कहूंगा जो विंडो है वो जितने भी खुले हुए सॉफ्टवेयर है उनके बीच में क्या करता है, फिर वो एक तरीके से स्विच करता है। एक तरीके से इसमें ऐसे भी आता है कि विभिन्न खुली हुई विंडो के मध्य अदला बदली करने के लिए, ये भी एक परीक्षा का ही वर्ड है, एक बार एग्जाम में आया था, अदला बदली करने के लिए किसका उपयोग करते हैं, वहां पर भी आपका कौन सा आएगा, टैब आएगा। अगला देखिए इसमें क्या है। विच ब्रांड ऑफ कंप्यूटर फर्स्ट यूज द कॉम्बिनेशन ऑफ GUI एंड माउस टुगेदर? कौन सी कंपनी में GUI और माउस का दोनों का एक साथ पहली बार उपयोग किया था? वो कौन सी कंपनी है? क्या वो IBM कंपनी है, या वो बेबेज कंप्यूटर्स है, या फिर वो मैकिन्टोश है, या फिर माइक्रोसॉफ्ट विंडोज है? बताइए। GUI का और माउस का पहली बार उपयोग किसने किया था? बताइए बताइए बेटा, लाइक नहीं करते आप। 19 लाइक है जबकि 26 तो लोग देख रहे हो, जितना मैं अभी देख पा रहा हूं। लाइक क्यों नहीं करते हो आप? इतने कंजूस क्यों हो? इतने कंजूस क्यों हो बेटा? इतने कंजूस क्यों हो? एक सेकंड, इतने कंजूस मत बनो यार, थोड़ा सा लाइक भी कर दिया करो, ठीक। यहां पर मैं बता देता हूं, ऑप्शन नंबर 18 में सी नहीं, अच्छा 18 ही चल रहा है दिनेश का भी, 19वें में बेटा सी आएगा। मैकिन्टोश का जो है, मैकिन्टोश जो है ये बेटा एप्पल कंपनी नाम सुना है क्या? अरे बेटा एप्पल कंपनी नाम सुना है क्या? एप्पल कंपनी जो है उसके कंप्यूटर की मशीन को बोलते हैं मैकिन्टोश, मैकबुक भी उसको कह देते हैं, ठीक है। अगला देखिए क्या है, मैकबुक मैकिन्टोश आएगा उसमें। विच वन ऑफ द फॉलोइंग
determines how different programs exchange data over the internet. इनमें से कौन डिफाइन करता है कि आपके नेटवर्क पर, किसी भी नेटवर्क या इंटरनेट पर डेटा का आदान प्रदान कैसे करते हैं? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल डिसाइड करता है, ब्लूटूथ करता है, यूआरएल करता है, या फिर ईमेल करता है? बताइए। देखिए यहां पर अगर मैं बात करूं इसमें, तो इसके अंदर ऑप्शन आएगा यहां पर बेटा आपका हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। देखिए ये एक ऐसे नियमों का समूह है। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल ये एक प्रोटोकॉल होती है, एक नियम होते हैं, सेट ऑफ रूल होते हैं जो ये डिसाइड करते हैं कि आपके किसी भी नेटवर्क के अंदर जो डेटा है वो किस प्रकार से एक प्रकार से एक्सचेंज होगा, उसका आदान प्रदान कैसे होगा, वो ट्रांसफर कैसे होगा। ठीक है, अगला देखते हैं इसमें क्या है। इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6 IPv6 जो होता है उस प्रोटोकॉल का साइज कितना होता है, एड्रेस साइज क्या होता है? बताइए बताइए बेटा। देखिए यहां पर अगर मैं बात करूं, हाँ नहीं नहीं 68 तो होता ही नहीं है, पहली बात सुनो, 2 की पावर में होता है हमेशा। यहां पर अगर आप थोड़ा कॉमन सेंस देखते तो एक ही आएगा बेटा, ये वाला 128 बिट। IPv4 जो होता है ना, सुनो बेटा, IPv4 जो होता है, IPv4 जो होता है ना, IPv4 इसका साइज तो होता है 32 बिट, और अगर V6 है इसका होता है 128 बिट। अभी ये कौन सा है? V6 है, वर्जन 6 है, इसलिए यहां पर 128 आए। ठीक है, अगला देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सर्च इंजन? इनमें से कौन सा ऐसा है जो सर्च इंजन का एक प्रकार से प्रकार नहीं है? याहू, गूगल, इंस्टाग्राम एंड बिंग। बताइए, याहू, गूगल, इंस्टाग्राम एंड बिंग, बताइए। देखिए यहां पर अगर मैं बात करूं, इसमें सुनिए, यहां पर अगर मैं बात करूं तो इसके अंदर यहां पर आपको पूछा है सर्च इंजन नहीं है, सर्च इंजन। बेटा सुनो, मैं आपको चलना नहीं, मैं आपको दौड़ना सिखाऊंगा। लेवल की बात छोड़ो, लेवल वेवल देख के तैयारी करोगे ना बेटा तो कुछ नहीं होगा। एग्जाम का लेवल वगैरह कुछ मत देखो, मैं आपको बढ़िया तरीके से प्रिपेयर करके भेजूंगा ताकि वो पेपर आपको आसान लगेगा। समझ रहे हो लोकेश? आप ये सोच रहे होंगे कि सर तो बहुत लेवल के क्वेश्चन करवा रहे हैं, हाई लेवल। बेटा हाई लेवल कुछ नहीं है। वेब ब्राउजर, अब देखो जो सिंपल क्वेश्चन है ना उनको थोड़ा सा घुमा घुमा के मैं इसीलिए लेके आ रहा हूं ताकि आप उन चीजों को समझो। अब क्या होता है बेटा, स्टूडेंट की एक कमी होती है, वो क्या करता है, वो ये सोचता है हाई लेवल है, लो लेवल है, तो वो क्या करता है बेटा, सुनो, वो क्या करता है कि सिंपल क्वेश्चन पढ़ के चल जाता है। अब पेपर में थोड़ा सा घुमा देता है तो वहां पर फिर उसकी हालत खराब हो जाती है ना। तो इसी तरीके से क्या है कि यहां पर देखो एग्जाम के अंदर आजकल मैं बात करूं तो सिंपल क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा के दिया जाता है, लेवल उनको घुमा के उसका बना दिया जाता है, जबकि क्वेश्चन बहुत सिंपल होता है। अब यहां पर ही आप देख लो कि जैसे पहला ही क्वेश्चन आप ले लो, स्लाइड वाला कौन सा व्यू नहीं होता है, जनता कहती है स्लाइड शो, जबकि उसने पूछा क्या था, है ना। तो वो इस तरीके से चीजें तो बहुत सिंपल हैं बट थोड़ा सा वो घुमा के देता है। तो बेटा मेरा ये मानना है कि मेरी पूरी कोशिश ये है कि आपको मैं बढ़िया तरीके से तैयार करके भेजूं, भी एग्जाम में कुछ भी दे दे आप उसको सही करके आओगे। हाँ सिंपल तो सभी कर लेंगे, सही कह रहे हो, सिंपल तो सारे ही कर लेंगे, पर बात तो टफ की आएगी वहां पर होगी ना, वो डिसाइड करेगा कौन कर रहा है कौन नहीं कर रहा है। चलिए, तो यहां पर अगर मैं बात करूं बेटा सर्च इंजन की, तो इसमें सर्च इंजन की अगर बात करें तो इसमें बेटा जो एक प्रकार से सर्च इंजन नहीं है, तो इसमें बेटा जो इंस्टाग्राम है ना, ये सर्च इंजन नहीं है। ये इंस्टाग्राम बेटा क्या है, ये आपका एक सोशल नेटवर्किंग साइट है। याहू सर्च इंजन है। अब आप कहोगे साहब याहू मेल होता है, अरे मेल तो होता है, सर्च इंजन भी है, ठीक है। गूगल भी सर्च इंजन है। बिंग, ये बिंग है ना बेटा, ये आपका माइक्रोसॉफ्ट कंपनी है ना जो विंडो बनाती है, उसका एक सर्च इंजन है।
ठीक है। हाँ, अगला देखो, होम पेज किसी भी वेबसाइट का पेज होता है, अंतिम पेज। ये क्या लिख दिया के बारे में, पहला मत दिया, कौन सा पेज होता है बताइए। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। होम पेज किसी भी वेबसाइट का पहला पेज होता है, प्रथम पेज जो होता है उसको हम लोग होम पेज बोलते हैं। ये वाला ऑप्शन है। अगला देखो क्या है, हु अमंग द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ द वर्ल्ड वाइड वेब। मतलब ये जो वर्ल्ड वाइड वेब होता है ना बेटा, WWW बोलते हैं इसको, WWW, इसका पिता कौन है, मतलब इसका जनक कौन है, मतलब ये किसने बनाया था। ये रॉबर्ट कैलियाउ ने बनाई थी, या जेम्स एच क्लार्क ने बनाई थी, या सर टिमोथी जॉन बर्नर्स-ली ने बनाई थी, या फिर पी यूएन पेई युआन वी ने बनाई थी, किसने बताई थी। हाँ हाँ हाँ, टिम बर्नर्स-ली, जनरली हम लोग इसको टिम बर्नर्स-ली बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ये टिमोथी है ना, टिमोथी, इसको टिम बर्नर्स-ली बोला जाता है नॉर्मल शॉर्ट फॉर्म के अंदर। तो आप देखोगे मैंने भी आपको टिम बर्नर्स-ली बताया था, है ना। अगला देखो क्या है, अगला देखो, ईमेल पते के दो भाग कौन कौन से होते हैं। कोई भी ईमेल आईडी है, कोई भी ईमेल एड्रेस है, उसके दो पार्ट होते हैं बेटा, ध्यान रखिएगा। कोई भी ईमेल एड्रेस के दो पार्ट होते हैं, कौन कौन से होते हैं। आपका ईमेल प्रयोगकर्ता का नाम व घर का पता, वैधानिक नाम तथा फोन नंबर, हस्ताक्षर तथा पासवर्ड, प्रयोगकर्ता का नाम व डोमेन का नेम। बताइए क्या होगा। देखो इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, कोई भी आपकी एक प्रकार से, जैसे आपका ईमेल आईडी होती है ना बेटा, उसमें दो चीजें होती है। एक तो होता है यूजर नेम, ठीक है, और @ दूसरा होता है डोमेन नेम। डोमेन नेम, तो देखिए प्रयोगकर्ता यानी कि यूजर नेम, ठीक है, और ये हो गया डोमेन का नेम। सो ऑप्शन नंबर यहां पर कौन सा आ जाएगा, डी आ जाएगा, डी आएगा इसमें। अगला देखो, विच पार्ट ऑफ द ईमेल एड्रेस someone @example.com is called the domain name। अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में ही बताया है, तो आप अब थैंक यू सो मच बेटा सुनील। अब आपको इस पिछला क्वेश्चन था ना, अगर आपने वो ध्यान से समझा है तो आप इसमें बता सकते हो। अब इस क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि भाई डोमेन नेम कौन सा है, डोमेन नेम बता दो कौन सा है, बता दो कौन सा है। हाँ, वैसे देखिए मैं अब आपसे कहूं कि example.com ये सारा ही डोमेन नेम कहलाता है एक तरीके से, बट ठीक है, आप इसमें फिलहाल कहेंगे एग्जाम्पल। ये एग्जाम्पल जो है ये डोमेन नेम है, तो फिर .com क्या है, वो टॉप लेवल डोमेन उसको कह सकते हैं। यूआरएल में हमने पढ़ा था ये चीजें। अगला देखिए बेटा, इसमें क्या है, इंटरनेट एक्सप्लोरर कब लॉन्च किया गया था। ये दिल्ली पुलिस का क्वेश्चन है बेटा, ये दिल्ली पुलिस का क्वेश्चन है कि इंटरनेट एक्सप्लोरर जो है वो कब लॉन्च किया गया था। दिल्ली पुलिस का क्वेश्चन है, बताइए। विंडोज का है, विंडोज कंपनी का है। 25वें में, अरे 27वां दिन है, 27वें पे पहुंच गया हम, आप 25 पे हो। 1997। और बताइए, और बताइए। देखो बेटा मैं बात करूं, भारत में इंटरनेट 1995 में आया था, और उसी साल जो है ये इंटरनेट एक्सप्लोरर लॉन्च किया गया था। ये माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का एक वेब ब्राउजर है। आजकल इस इंटरनेट एक्सप्लोरर का नाम बदल दिया बेटा। आजकल ये जो इंटरनेट एक्सप्लोरर है ना, इसको पता है क्या कहते हैं, इसको कहते हैं माइक्रोसॉफ्ट एज। माइक्रोसॉफ्ट एज बोलते हैं इसको। हाँ, अगला देखो, निम्नलिखित में से किसे दुनिया का पहला कंप्यूटर नेटवर्क माना जाता है। मतलब विश्व का सबसे पुराना नेटवर्क या पहला नेटवर्क कह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। कौन सा है बताओ। ये NSFNET है, ASAPNET है, CNNET है, या ARPANET है, कौन सा है। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। शंकर, शंकर, संध्या, हाँ, उम्मेद, अशोक, सुनीत, बिल्कुल सही है। देखो इसमें ARPANET आएगा। ARPANET जो है ना, इसके विषय में मैं आपको और थोड़ी जानकारी दे देता हूं। इसको जो बनाया गया था, इसको बनाया गया था 1969 में, और इसकी फुल फॉर्म होती है बेटा एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट
एजेंसी नेटवर्क, एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क, ये इसकी फुल फॉर्म है। तो ये और थोड़ा सा ध्यान, हाँ हाँ, अमेरिकी रक्षा विभाग द्वारा बनाया गया था। सही है, सही। अगला देखिए, लैन से जुड़े कंप्यूटर सकते हैं क्या, तेज चलते हैं, ऑनलाइन हो जाते हैं, सूचना और पेरिफेरल इक्विपमेंट शेयर कर सकते हैं, एक प्रकार से कर सकते हैं, ये ऐसे लगेगा आ गया ना, ईमेल कर सकते हैं, या इनमें से कोई नहीं। बताइए क्या आएगा, बताओ क्या आएगा। देखो यहां पर जो आएगा ना, सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। सब लोग सी कह रहे, बहुत बढ़िया। वो बी जो कह रहे हैं ना, बी नहीं होगा बेटा, ना ही डी होगा, इसमें सी ऑप्शन आएगा। इसमें ऑप्शन कौन सा आएगा, सी। अब सी कैसे आएगा, देखो सी में क्या होता है, ये सी ऑप्शन जो है ये इसलिए सही होगा क्योंकि यहां पर देखिए जो लैन होता है, लैन में आप कंप्यूटर को आपस में कनेक्ट तो कर दोगे, अब वो आपस में डेटा भी शेयर करेंगे, इधर उधर डेटा ट्रांसफर होगा। दूसरा चीज, वो रिसोर्सेज वगैरह, जैसे मान लीजिए हमारे कंप्यूटर वगैरह होते हैं ना, तो उसमें रिसोर्सेज, जैसे मान लीजिए कोई बहुत सारे कंप्यूटर है, उनके साथ में एक प्रिंटर को जोड़ दिया, तो प्रिंटर एक तरीके से रिसोर्स हो गया, सारे के सारे उससे प्रिंट ले सकते हैं, है ना, सारे के सारे उसको शेयर कर सकते हैं, उन सब में उसको बांट दिया। ऑफिसेज वगैरह में होता है ऐसा, क्योंकि ऑफिस में मान लो 10 कंप्यूटर लगे हैं तो 10 प्रिंटर हो, ऐसा जरूरी नहीं है, तो फिर वहां पर इसी तरीके से इसका यूज किया जाता है। ऑप्शन नंबर यहां पर मेरा सी आएगा। ठीक है, अगला देखते हैं इसमें क्या आएगा। हटाई गई फाइलों या फोल्डरों को कहां रखा जाता है, फटाफट से बताओ क्या आएगा। डेस्कटॉप, सीडी ड्राइव, फ्लॉपी, या फिर रिसाइकल बिन। जो कंप्यूटर से अपन फाइलें डिलीट करते हैं ना, वो कहां रखी जाती हैं। हाँ देखो, कंप्यूटर से डिलीट की गई जो फाइल है वो कहाँ रखी जाती है, वो डेस्कटॉप पे, सीडी ड्राइव, फ्लॉपी। अरे बहुत ही बढ़िया है, तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था यार। अरे ऐसे सिंपल क्वेश्चन भी डालने चाहिए ताकि आप फटाफट सेव करो और कहो हो मैंने सही कर दिया ना, कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है इससे, इसीलिए सिंपल टाइप के भी क्वेश्चन है। हाँ अच्छा, अब इसी से जुड़ा एक क्वेश्चन मैं आपको पूछता हूँ, अगर आपको कंप्यूटर से किसी फाइल को परमानेंट हटाना हो, परमानेंट डिलीट ही करना हो, कैसे करोगे बताओ, शॉर्टकट क्या है उसका, बता दो। शिफ्ट प्लस में डिलीट, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, शिफ्ट प्लस में डिलीट होता है। परमानेंट डिलीट करने का शॉर्टकट शिफ्ट प्लस डिलीट। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प कंप्यूटर बूटिंग प्रक्रिया का सबसे अच्छा वर्णन करता है। कंप्यूटर की बूटिंग प्रक्रिया का सबसे अच्छा एक प्रकार से वर्णन करता है कौन। ऑपरेटिंग सिस्टम को हार्ड डिस्क से मुख्य मेमोरी में लाना और कंप्यूटर को उपयोगकर्ताओं के प्रोग्राम के निष्पादन करने के लिए तैयार करना, ये बूटिंग होता है। या फिर कंप्यूटर सिस्टम को तेज करने के लिए खंडित फाइलों का विलय करना बूटिंग होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम का बैकअप बनाना होता है, हार्ड डिस्क पर फाइलों और एप्लीकेशन प्रोग्राम को रिफ्रेश करना होता है। बताइए क्या आएगा। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बेटा ए आएगा, ये ए आएगा। देखो ये क्या होता है, आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है ना बेटा, वो सेकेंडरी मेमोरी में होता है। जब भी अपन कंप्यूटर को चालू करते हैं, मोबाइल को भी आप स्विच ऑन करते हो, उस समय क्या होता है, वो ऑपरेटिंग सिस्टम आपका सेकेंडरी मेमोरी से, हार्ड डिस्क से उठ के प्राइमरी मुख्य मेमोरी में आता है। ठीक है, सेकेंडरी मेमोरी से प्राइमरी मेमोरी के अंदर आता है हमारा क्या, ऑपरेटिंग सिस्टम, और वही प्रोसेस आपका क्या होता है यहाँ पर एक तरीके से बूटिंग कहलाता है। बूटिंग दो प्रकार का होता है, वार्म बूटिंग, कोल्ड बूटिंग। कोल्ड बूटिंग होता है बंद कंप्यूटर को चालू करना, वार्म होता है रीस्टार्ट करना, इस प्रकार से। अगला देखिए, ये कह रहा है कौन सा विकल्प सही नहीं है, एक विकल्प ऐसा है जो गलत है, बताइए बताइए। पर ये क्वेश्चन मेरे को गड़बड़ लग रहा है। चलो ठीक है, ठीक है, कर सकते हो, बताओ बताइए क्या आएगा। ऑपरेटिंग सिस्टम अभी टेंशन मतलब दिल्ली पुलिस की, राजस्थान पुलिस की क्लासेस स्टार्ट होगी ना, वो क्लासेस लेना आप कंटिन्यू, उनमें और बहुत सारी नई चीजें बताऊंगा मैं आपको।
देखो यहां पर अगर अपन देखें ना इसमें, तो देखो इसमें ऑप्शन नंबर यहां पर जो मेरा है 1 GB वाला गलत है। 1 GB वाला, 1 GB में आपके दो, पहली बात, अच्छा नहीं नहीं नहीं, रुको 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 रुको, MB, हाँ यही गलत है, यही गलत है। बाइट में दे रखा है, पहली बात बाइट में दे रखा है, समझ से बाहर नहीं है बेटा, बहुत सिंपल है। देखो इसमें क्या है, यहां पर देखो इसमें क्या है, इसमें ऐसे है कि भाई 1 MB होता है, 1 MB में क्या होता है, 1024 क्या होते हैं, KB होते हैं, और 1 KB में 1024 क्या होते हैं, बाइट होते हैं, और एक बाइट में 1008 क्या होते हैं, बिट होते हैं। तो ये बिट में बदला है, तो 2 की पावर 10 ये हो गया, 2 की पावर 10 ये हो गया, और 2 की पावर 3, 10 20 और 3, नहीं 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 नहीं, MB है ना यार, ये तो गड़बड़ है, ये भी क्वेश्चन गड़बड़ है। देखो इस क्वेश्चन में गड़बड़ है, देखो बिट, बाइट, KB, MB, अच्छा MB में देखो 1024 और फिर 1024 बाइट मिलेगी तो KB बनता है, 2 की पावर 20 हो गया ये, और 2 की पावर 20 जब अपन करेंगे 8, नहीं यार ये क्वेश्चन गड़बड़ है, ये क्वेश्चन ही गड़बड़ है। नहीं, A भी गलत है और B भी गलत है, मैं आपको बताऊं, B भी गलत है, B भी गलत है, A और B दोनों ही गलत है, इसमें गड़बड़ है। या तो वहां पर 23 होता ना, 23 होता तो वो सही हो सकता था, पर चलो कोई बात नहीं, इसको एक बार के लिए हम लोग जो है रिव्यू के लिए रखते हैं बेटा, ठीक है, इसको नहीं करते अपन, इसको छोड़ देते हैं अपन। इसको मैं देखूंगा, ठीक है, और एक बार के लिए मैं इसको क्या कर देता हूं, इसको मैं काट देता हूं, ठीक है। अगला देखिए, राउंड शाइनी पोर्टेबल डिस्क जो बड़ी मात्रा में सॉफ्टवेयर और इंफॉर्मेशन स्टोर करती है, मतलब ये वृत्ताकार होती है, शाइनी होती है, चमकदार होती है, पोर्टेबल डिस्क होती है, जो अधिक मात्रा में डेटा स्टोर कर सकती है, वो कौन सी होती है बताइए भाई। वो CD रोम है, फ्लॉपी डिस्क है, स्कैनर है, मॉनिटर है, या लैपटॉप है, बताओ। B, ठीक है। ए, एकांश का A है, शीतल का A है, दिनेश का A है, और किसका A है, हाँ अशोक का A है। A बिल्कुल करेक्ट आंसर है बेटा। अरे फ्लॉपी डिस्क थोड़ी होती है, फ्लॉपी डिस्क तो एक ऐसे प्लास्टिक के कवर के अंदर बंद होती है। हाँ, यहां बेटा CD रोम आएगा। CD जो होती है ना, वो CD क्या होती है, ऐसे चमकीली सी होती है, ऐसे आप रिफ्लेक्ट करोगे चमकीली सी होती है वो, तो वो शाइनी तो उसको बोलेंगे ना। अच्छा सर्कुलर तो होती है, पोर्टेबल भी होती है, और ज्यादा, अरे फ्लॉपी डिस्क में तो सारे ही 1.44 MB डेटा आता है, और CD में आपका अराउंड 700 MB डेटा आता है, तो ज्यादा डेटा इसमें आता है ना बेटा। हाँ, थोड़ा सा ध्यान रखो बेटा, थोड़ा सा ध्यान रखो। अगला देखो क्या है, डबल EPROM स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, इलेक्ट्रॉनिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, या फिर इलेक्ट्रिकली इंजीनियर्ड प्रोग्रामेबल रोम, या फिर इलेक्ट्रिकली इरेजेबल परसिस्टेंट रोम, बताइए क्या आएगा। डबल EP रोम है बेटा ये, आजकल सबसे ज्यादा इसका उपयोग किया जाता है, और फुल फॉर्म तो इतनी है, राजस्थान पुलिस में आई थी इसकी फुल फॉर्म 2020 में। नहीं नहीं, देखो B नहीं, A आंसर आएगा बेटा इसमें, A। देखो ये जो होता है ना, ये क्या होता है, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल बोलते हैं इसको, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ऐसे कह सकते हो आप उसको। फिर रोम का तो सबको बताइए, तो रोम की नहीं, इसने डबल EP की फुल फॉर्म लिख दी है, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल रीड ओनली मेमोरी, मतलब इसमें जो डेटा है वो विद्युत बिजली की सहायता से मिटाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर यहां पर मेरा A आएगा। अगला देखते हैं बेटा क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन बेस्ट डिस्क्राइब द ट्रूथ ऑफ द गिवन स्टेटमेंट, बताइए क्या, बड़ा बढ़िया क्वेश्चन है। SRAM needs to be refreshed periodically to preserve the data stored in it. The recording surface of a hard disk are divided into concentric circles called sectors, बताइए।
आपको सबसे बढ़िया कौन डिस्प्ले कर, मतलब कौन सी बात ऐसी है जो सही है, बताइए बताइए। मतलब इनमें से कौन सा सही है, मतलब ऑप्शन बताओ आप तो मेरे को, ए बी सी डी, बाकी कुछ मत लिखो। आप ऑप्शन लिखो, ऑप्शन। देखो बेटा, इसमें अगर मैं बात करूं, दोनों रॉन्ग, दोनों रॉन्ग। अच्छा अच्छा, दोनों रॉन्ग है। ऑप्शन लिखो ए बी सी डी, और कुछ मत लिखो। देखिए बेटा, इन सब में, आपके सब में एक दिनेश है, उसका सही है। ये दोनों गलत है बेटा, दोनों फॉल्स है। पहली बात, ये एसरैम नहीं होती है जिसको बार बार रिफ्रेश करना पड़ता है, जिसको बार बार रिफ्रेश करना पड़ता है वो डी रैम होती है बेटा, तो इसलिए ये गलत हो गया। दूसरा, ये जो वृत्ताकार सर्कल होते हैं ना, इनको सेक्टर नहीं कहते हैं, इनको ट्रैक कहा जाता है। इनको ट्रैक, इनको सर्कल को ट्रैक कहते हैं, इसलिए दूसरी वाली भी गलत है लाइन। हाँ, सेकंड वाली भी गलत है। ठीक है, अगला देखो क्या है। लेजर प्रिंटरों की तुलना में डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर कैसे होते हैं? धीमे होते हैं, तेज होते हैं, कम महंगे या अधिक महंगे, बताइए। लेजर प्रिंटर की तुलना में डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर की खासियत क्या होती है, बताइए। देखो, लेजर प्रिंटर की तुलना में अगर डॉट मैट्रिक्स की अगर मैं बात करूं तो वो बेटा धीमे, स्लो होते हैं, स्लो होते हैं, स्लो नहीं नहीं नहीं, स्लो होते हैं। लेजर प्रिंटर की तुलना में डॉट मैट्रिक्स वाले स्लो होते हैं। ठीक है, सस्ते भी होते हैं, वो अलग बात है, बट यहां पर हम लोग स्पीड की बात करेंगे कि दीज आर द स्लोवर, स्लोवर देन एक तरीके से लेजर प्रिंटर मैं कह सकता हूं। अगला देखिए, एन इज द स्मॉलेस्ट इल्यूमिनेटेड एरिया ऑन ए कंप्यूटर स्क्रीन। भाई, कंप्यूटर के स्क्रीन का सबसे छोटा, एक प्रकार से जो छोटे से छोटा जो भाग होता है उसको क्या कहते हैं? लेयर, एंगल, पिक्सल या कैनवास, बताइए क्या होगा। ऑप्शन नंबर बिल्कुल सी सही है। यहां पर बेटा पिक्सल आएगा। देखिए, हमारी कंप्यूटर स्क्रीन का सबसे छोटे से छोटा जो भाग होता है वो कहलाता है पिक्सल, पिक्सल यानी कि पिक्सल से मिलकर बनता है। अगला देखिए, जो व्यक्ति कंप्यूटर इनपुट के लिए अपने हाथों का प्रयोग नहीं कर पाते, उन्हें सहायता निम्न में से कौन सा सॉफ्टवेयर कर सकता है? वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, स्पीच रिकॉग्निशन, ऑडियो डिजिटाइजर या सिंथेसाइजर, इनमें से कोई नहीं, बताइए क्या आएगा, बताइए। देखिए, यहां पर अगर मैं बात करूं तो इसके अंदर कौन सा आएगा? इसमें आएगा स्पीच, स्पीच रिकॉग्निशन, बिल्कुल सही। देखिए क्या है, जैसे मान लीजिए कोई हाथों का उपयोग नहीं कर सकता, तो वो क्या करता है बेटा, वॉइस से कमांड दे सकता है, आवाज से कमांड दे सकता है, और उसके बिहाफ पे फिर आपका कंप्यूटर क्या करेगा, काम करेगा। कंप्यूटर क्या करेगा, काम करेगा, तो उसको बोलते हैं यहां पर स्पीच रिकॉग्निशन। ठीक है, अगला देखो बेटा क्या है। नंबर पैड का डायरेक्शनल एरो के रूप में प्रयोग करने के लिए किस कुंजी को प्रेस किया जाता है? अगर आप नंबर पैड को डायरेक्शनल एरो, भाई न्यूमेरिक की होती है ना बेटा, है ना, उनको डायरेक्शनल एरो की तरह यूज करना है, तो आप किसका यूज करोगे, बताओ किसका यूज करोगे आप यहां पर एक प्रकार से नमलोक का करोगे, कैप्सलॉक का करोगे, एरो लॉक का करोगे, शिफ्ट का करोगे, इनमें से कोई नहीं, बताओ। बिल्कुल सही है। देखिए, जो आपका न्यूमेरिक कीपैड होता है ना बेटा, ये वाला सही है, इधर की तरफ ऐसे होता है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहां पर एक बटन होता है नमलॉक, वो इन सबको क्या कर देता है, लॉक कर देता है, लॉक कर देता है। हाँ, टॉगल की कहते हैं उसको, बिल्कुल टॉगल की कहते हैं। यहां पर अगला क्वेश्चन देखिए, यहां पर क्या आएगा कि जो कुछ, बस लास्ट क्वेश्चन आज का ये, जो कुछ कंप्यूटर जाता है उसे कहते हैं मे टाइप सबमिट या ट्रांसमिट, ये थोड़ा सा उल्टा हो गया है। जो कुछ कंप्यूटर में टाइप सबमिट या ट्रांसमिट किया जाता है उसे क्या कहते हैं, बताइए, उसे क्या कहते हैं? बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। देखिए, उसको कहते हैं इनपुट, यानी कि कंप्यूटर में अगर हम लोग जो कुछ भी डालते हैं, जो कुछ भी हम लोग उसमें डालते हैं, उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं इनपुट। उसको क्या कहते हैं बेटा, इनपुट। तो इसी के साथ में आज की हमारी क्विज जो है वो यहां पर समाप्त होती है। ठीक है बेटा, तो अभी आपकी अगली क्लास का जो समय हो गया है
और सर भी आगे हैं, तो मैं अब उनको माइक हैंड ओवर करता हूँ। और कोई डाउट हो तो आप बिल्कुल पूछिए और रेगुलर पढ़िए बेटा, बिल्कुल रेगुलर। ठीक है, चलिए और भी अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चन लेके आएंगे, तो आज के लिए इतना सफिशिएंट है। ठीक है, सो थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे। खाली 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 वो पढ़ी वो नहीं। हाँ भाई, सभी को गुड इवनिंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सभी लोग? और अभी हमारी फाइल लगा लेते हैं और क्लास को हम कंटिन्यू करते हैं। आप आज का जो टॉपिक रहने वाला भाई, राजस्थान में जो प्रशासनिक व्यवस्था है, यानी कि जिला प्रशासन जो है, वो आज हम पढ़ने वाले हैं ना। अरे भाई, फाइल कहाँ है? हाँ भाई, सभी को गुड इवनिंग। और आज एक बड़ा त्योहार भी है, आदिवासी दिवस है, अंतर्राष्ट्रीय आदिवासी दिवस। इसकी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। ठीक है भाई, चलो करते हैं शुरुआत प्यारे विद्यार्थियों। और बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, बहुत ही गजब के क्वेश्चन आज के सेशन में। और अभी तक आपने भैया टेस्ट सीरीज नहीं खरीदा है तो भैया जल्दी से खरीद लीजिएगा, क्योंकि अब समय बहुत ही नजदीक आ गया है। और मैं भी आप लोगों के लिए कुछ खास और लेके आने वाला हूं। एग्जाम से पहले मैं आपको 500 क्वेश्चन देने वाला हूं पॉलिटी के, और 600 क्वेश्चन देने वाला हूं मैं इकोनॉमिक्स के। और लगभग मुझे इस बात का पूरा विश्वास है, मेरा अनुभव है, जो 8 से 10 वर्षों का जो मेरे पास अनुभव है, एक प्रश्न आपका बाहर नहीं जाना चाहिए। कोशिश तो मैंने पूरी की है, पूरी फाइल बनके तैयार हो चुकी है, लेकिन एग्जाम से 10 दिन पहले या 8-9 दिन पहले मैं आपको वो पूरा का पूरा जो है सबमिट करवा दूंगा। तो आप लोगों के लिए एक और प्रयास हमने किया है, इनको पढ़ने के बाद में एक और प्रयास होना चाहिए। चलो भैया, ये आरएस 2021 का प्रश्न है, आरएस 2021 प्रीलिम्स का प्रश्न है, देखिएगा। और ये प्रश्न जब आया था तो विद्यार्थियों को लगभग बहुत कम, पहली बार ये राजस्थान में पहली बार देखने को मिला था ये प्रश्न। राजस्थान प्रशासनिक सेवा अधिकारियों को पहली बार जिला कलेक्टर के रूप में पद स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष में की गई थी भाई? किस वर्ष में जिला कलेक्टर को, यानी कि राजस्थान के जो आरएस होते हैं, आरएस जो राजस्थान प्रशासनिक सेवा के अधिकारी हैं, उनको प्रमोट करके आईएएस जो बनाया गया था, वो कौन से ईयर से बनाया जा रहा है भाई? कौन से ईयर से बनाया जा रहा है? बिल्कुल, संध्या जो है उन्होंने खरीद लिया। बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन बेटा, बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी वर्ष आपको भगवान मां सरस्वती जो है गवर्नमेंट पद पर पदस्थापित करे, बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं भाई, चाणक्य तो नहीं हूं, खैर छोटा मोटा आपकी समान ही हूं, छोटा शिक्षक हूं, ज्यादा बड़ा भी नहीं हूं, और विद्यार्थी ज्यादा हूं, शिक्षक कम हूं। आप लोगों ने उत्तर दिया है बिल्कुल 2009। 2009 इसका राइट आंसर होगा भाई। बहुत आरएस प्री 2021 में आया था क्वेश्चन, राइट आंसर होगा 2009 से आरएस को प्रमोट करके क्या बना दिया भैया? आईएएस बना दिया है। जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का अध्यक्ष कौन होता है? जिला आपदा प्रबंधन का अध्यक्ष कौन होगा? आयुक्त नगर निगम, सीईओ, जिला परिषद, जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक, कौन होगा भैया? इसके उत्तर आना आप लोगों ने स्टार्ट कर दिया है। पिछले का 2009 होगा, भूपेंद्र सिंह। 2013 नहीं होगा, 2009 होगा। ठीक है, अब आ जाओ क्वेश्चन संख्या 2 पर आ जाओ, और 2 का उत्तर आप लोगों ने देना स्टार्ट कर दिया है। जिला कलेक्टर बिल्कुल सही उत्तर चुना है। जिला कलेक्टर क्या हो जाएगा भाई? इसका राइट आंसर हो जाएगा जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण से। अगला है, गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वालों का सर्वेक्षण करवाना किसका दायित्व है? जिला रसद अधिकारी, एसडीओ का, सांख्यिकी अधिकारी का, उपखंड अधिकारी, यह है एसडीओ। और खंड विकास अधिकारी को बोलते हैं हम बीडीओ।
ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, और एसडीएम होता है सब डिविजनल जो है ऑफिसर होता है। चलो भाई, तो यहाँ पे गरीबी रेखा से जो होते हैं, है ना, इसको जो है करने के लिए कौन सा अधिकारी जो है इसको चुनता है? ये क्वेश्चन आपके वीडियो में आया था। ये क्वेश्चन कहाँ पे आया था? ग्राम सेवक का जो पेपर लगा था वहां पर ये प्रश्न पूछा था आपको, और आप लोगों ने क्या उत्तर चुना है भाई? फटाफट से कमेंट बॉक्स में स्टैटिस्टिकल ऑफिसर भैया आप लोगों से जुड़ा हुआ है, जूनियर अकाउंटेंट के आप अधिकारी बनने वाले हैं। कुछ विद्यार्थी डी चुन रहे हैं, कुछ सी चुन रहे हैं, कुछ 3 चुन रहे हैं। भैया देख लीजिएगा, इसका राइट उत्तर हो जाएगा सांख्यिकी अधिकारी जो स्टैटिस्टिकल ऑफिसर होता है भैया, इसका राइट आंसर होगा बी। आप लोगों ने बी चुना है क्या? बिल्कुल, अगर आप लोगों ने बी चुना है तो भैया इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सांख्यिकी अधिकारी जो बीपीएल होते हैं, बीपीएल, बिलो पॉवर्टी लाइन जो होता है, गरीबी रेखा से नीचे। राजस्थान में कौन सी जगह ट्रेनिंग जो है पटवारी ट्रेनिंग स्कूल नहीं है? ये पटवार का प्रश्न है, ये पटवार में भी आया था और ग्राम सेवक में भी आया हुआ प्रश्न है, ये है ना, ये ग्राम सेवक में भी आया हुआ प्रश्न और पटवारी में भी आया हुआ है। कोटा में, अलवर में, टोंक में और चित्तौड़गढ़ में। भाई राजस्थान में कौन सी जगह पर पटवारी ट्रेनिंग स्कूल नहीं खुली हुई है? तो आप लोगों ने क्या क्या उत्तर देना स्टार्ट कर दिया भैया? क्वेश्चन संख्या 4 का आप लोगों ने उत्तर दिया था। ठीक है, एक विद्यार्थी कह रहा है बी या ए में से दोनों में से एक होगा, एक विद्यार्थी टोंक बता रहा है, एक विद्यार्थी सी बता रहा है। चलो भैया आप लोगों ने उत्तर बता दिया है, मैं इसका उत्तर बता देता हूं भैया। चित्तौड़गढ़ इसका राइट आंसर होगा। टोंक में भी है, अलवर में भी है और कोटा में भी है, और राइट आंसर होगा भैया इसका चित्तौड़गढ़ होगा। भाई चित्तौड़ होगा, टोंक में तो है, चित्तौड़ में नहीं है, ध्यान रखना भाई, चित्तौड़ में नहीं है। निम्नलिखित में से किसे जिले में प्रमुख जनगणना अधिकारी माना जाता है? संभागीय आयुक्त को, जिला कलेक्टर को, अतिरिक्त जिला कलेक्टर को और उपखंड अधिकारी को। जिले में प्रमुख जनगणना अधिकारी जो माना जाता है भाई, किसको माना जाता है? जिले में प्रमुख जनगणना अधिकारी किसको माना जाता है? संभागीय आयुक्त, जिला कलेक्टर, अतिरिक्त जिला कलेक्टर और उपखंड अधिकारी। ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा इसका? जिला कलेक्टर किसको माना जाता है? वेरी गुड, इसका राइट आंसर जो है वो क्या माना जाता है? जिला कलेक्टर। एक बार पीछे देख लेते हैं, नहीं पूछा है, हाँ नहीं पूछा है भाई, यहां पर नहीं है, बाकी तीनों में तो है। राजस्थान सिविल सेवा प्राधिकरण स्थित है जयपुर में, अजमेर में, कोटा में और जोधपुर में। राजस्थान सिविल सेवा प्राधिकरण का मुख्यालय राजस्थान के कौन से जिले में है? राजस्थान सिविल सेवा प्राधिकरण का मुख्यालय कौन से जिले में है? जयपुर में, अजमेर में, कोटा में और जोधपुर में। एक विद्यार्थी जयपुर, एक अजमेर, जयपुर और अजमेर में से चुनना है क्या? चलो और बताओ, कमेंट करके फटाफट से बताते रहो कहां पर है भाई। जयपुर में बता रहे हैं अधिकतर विद्यार्थी। चलो अब देख लेते हैं आपका राइट उत्तर क्या आ रहा है। पी, आरपी पवार, संध्या, रणवीर, राजवीर सिंह। चलो भाई और कौन बता रहा है? ऑफिशियल रणवीर। जयपुर ग्रामीण में भैया इसका राइट आंसर हो जाएगा जयपुर, इसका राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान सिविल सेवा प्राधिकरण जो है वो कहां पर है? जयपुर में भाई। ओके, वेरी गुड दिनेश। चलो बात करते हैं क्वेश्चन संख्या 7 के ऊपर। राजस्थान में प्रथम राजस्व दिवस का आयोजन कब हुआ था? 15 सितंबर 2019, 15 अक्टूबर 2019, 15 सितंबर 2020 और 15 अक्टूबर 2020। चलो भाई, राजस्थान में राजस्व दिवस का आयोजन कौन से ईयर में किया गया था? भाई बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, और ऐसे क्वेश्चनों पर जो है आप स्किप न मारें, क्योंकि बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन है, एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है और लेटेस्ट क्वेश्चन है। 2019 की भर्ती परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है, वो सॉरी 21 की भर्ती परीक्षा में, 21 में ये प्रश्न आया था, आरएस का ही प्रश्न है। चलो भाई, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? इसका राइट आंसर आप लोग बी बता रहे हो भैया। 19 में तो नहीं हुआ है, 20 में हुआ है, 20 में हुआ है। अब आपको चुनना है कि 20 में कब हुआ है, अक्टूबर में या सितंबर में। या तो आपको अक्टूबर चुनना है या सितंबर चुनना है, तो मैं बता देता हूं इसका राइट आंसर होगा 15 अक्टूबर 2020 को राजस्व दिवस का क्या किया गया था? आयोजन किया गया था। बिल्कुल सही बताया काजल मीणा जी ने। चलो बात करते हैं आगे क्वेश्चन संख्या 8 के ऊपर। निम्नांकित में से कौन से कर्तव्यों का निर्वहन जिला कलेक्टर द्वारा किया जाता है? सरकारी भूमि का उचित प्रबंधन, भू राजस्व की वसूली, भू अभिलेख तैयार करना। 1 और 2, 1 और 3, 2 और 3, 1, 2 और 3। भाई इनमें से कौन सा कार्य जिला कलेक्टर के द्वारा किया जाता है? आप लोग क्या चुन रहे हैं? एक कुमाऊत ने डी चुना है, और आप लोग भैया उत्तर दे रहे हो। थोड़ी सी मेहनत और कर लिया करो, क्वेश्चन संख्या भी लिख दिया करो, जिससे मैं थोड़ा सा डाइवर्ट नहीं हूं, क्योंकि आप लोगों का बिल्कुल नारायण सही दे रहा है, मंजू जो है सही दे रहे हैं, सुरेश ओके, उम्मीद, दिनेश कुछ ए बता रहे हैं, कुछ डी भी बता रहे हैं, चलो जी कुछ बी भी बता रहे हैं। चलो भैया मामला तो
ना 50-50 का रहा, या तो भैया 20-20 मामला हो चुका है भैया, 20-20 का मामला हो चुका है। तो भैया इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, सरकारी भूमि का उचित प्रबंधन, भू राजस्व वसूली और भू अभिलेख तैयार करना जिले में जिला कलेक्टर का कार्य होता है। बिल्कुल सही बात है, जिन्होंने डी इसका उत्तर चुना है भैया, डी होगा इसका राइट आंसर। प्यारे से विद्यार्थियों, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन संख्या 9 पे बात करते हैं भैया। निम्न में से कौन सा कार्य राजस्थान में जिला कलेक्टर से संबंधित नहीं है? जिला कलेक्टर से संबंधित नहीं है। जिले में कानून व्यवस्था बनाए रखना, जिले की विकास परियोजनाओं की निगरानी करना, स्थानीय स्वशासन के निकायों के चुनाव की अधिसूचना जारी करना, जिला प्रशासन एवं राज्य सरकार में समन्वय स्थापित करना। क्या पूछा है भैया? नहीं पूछा है, ध्यान रखना। आप लोग उत्तर आराम से पढ़ें। शिवजी, काजल, मीणा, AK कुमावत, RP पवार भैया आप लोग सी चुन रहे हैं, दिनेश कुमार डी चुन रहे हैं, मंजू सी, सुरेश सी, राजवीर सिंह सी चुन रहे हैं भैया। इसका राइट उत्तर क्या होगा? स्थानीय स्वशासन के निकायों में चुनाव की अधिसूचना जारी करना। जिन्होंने भी इसका सी उत्तर चुना है भैया, यह हो जाएगा इसका गलत उत्तर है। बाकी जिले में कानून व्यवस्था बनाना, जिले की विकास परियोजनाओं की निगरानी रखना और जिला प्रशासन और राज्य सरकार में समन्वय स्थापित करना, इसका क्या हो जाएगा? बिल्कुल ओके। इसका काम जो है स्थानीय चुनाव का, इससे कोई लेना देना नहीं है जी। जिला प्रशासन एक तहसीलदार का प्रधान कार्य है। जिला प्रशासन में एक तहसीलदार का प्रधान कार्य होता है जनगणना का संचालन करना, राशन वितरण पर नियंत्रण रखना, भू राजस्व प्रशासन, गरीबों को ऋण वितरित करना। एक तहसीलदार का प्रधान कार्य क्या होता है भाई? तहसीलदार जो होता है ना, तहसील स्तर पर होता है तहसीलदार, तो तहसीलदार का मुख्य कार्य क्या होता है? चलो भैया फटाफट से बता दीजिएगा। तहसीलदार का 10 का आप लोग जो है RP, सुरेश, AK कुमावत, शिवजी, काजल, संध्या, दिनेश, भूमिका, क्या बता रहे हो भैया? फटाफट से बताओ, आपके कमेंट बहुत जल्दी आ रहे हैं, बहुत अच्छा। उम्मेद कुमार, चलो भाई बता दिया आप लोगों ने सी। बिल्कुल पटवारी का, सॉरी, तहसीलदार का यही तो काम होता है, भू राजस्व का प्रशासन, भू राजस्व के लिए ही तो बनाया जाता है तहसीलदार। बिल्कुल सही उत्तर दिया है जिन्होंने सी उत्तर दिया है, बिल्कुल राइट आंसर चुना है भाई। क्वेश्चन संख्या 11 पे बात करते हैं। निम्न में से कौन सा एक कार्य जिलाधीश द्वारा मजिस्ट्रेट के रूप में किए गए कार्यों में शामिल नहीं है? जिलाधीश द्वारा मजिस्ट्रेट के रूप में नहीं है। कोषागार व उप कोषागार का पर्यवेक्षण करना, कारागारों का निरीक्षण करना, दावा रहित संपत्ति को निस्तारित करने का आदेश देना, स्थानीय निकायों पर नियंत्रण और पर्यवेक्षण करना। भाई कौन सा एक जिलाधीश यानी मजिस्ट्रेट के द्वारा जो किए गए कार्य हैं उसमें शामिल नहीं होता है? चलो भैया 11 का आप लोग क्या चुन रहे हैं? चलो 11 का आप लोग डी चुन रहे हैं, कुछ विद्यार्थी सी भी चुन रहे हैं। चलो भाई और देख लेते हैं राइट उत्तर क्या आने वाला है। फटाफट से कमेंट आपके कम नहीं होने चाहिए प्यारे से विद्यार्थियों, कमेंट में कोई कमी नहीं आनी चाहिए, क्योंकि कमेंट हमें जिंदा रखता है और जिंदा रहने के लिए भैया आपका कमेंट देखना बहुत जरूरी होता है। चलो जी राइट आंसर क्या बता रहे हो? डी डी डी। चलो भैया डी तो नहीं होगा, इसका राइट आंसर होगा कोषागार व उप कोषागार का पर्यवेक्षण जो है ये नहीं होगा। यहाँ पे देखिएगा एक जिला कलेक्टर जो मजिस्ट्रेट के रूप में काम करता है, जब DM के रूप में कार्य करता है, DM डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के रूप में कार्य करता है। हालांकि ये कलेक्टर का काम है, जिला कलेक्टर का तो काम है, लेकिन जब वो DM के रूप में कार्य करता है तो ये उसका काम नहीं होता प्यारे विद्यार्थियों। तो ये हो जाएगा इसका ए, क्या हो जाएगा? राइट आंसर। ये सारे के सारे कार्य जिला कलेक्टर के हैं, लेकिन जब वो मजिस्ट्रेट के रूप में होता है तब ये कार्य उसके नहीं होते हैं, कोषागार और उपकोषागार का पर्यवेक्षण नहीं होता है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन संख्या, ये पटवार का क्वेश्चन है, ये पटवार में आया हुआ क्वेश्चन है, जो अभी आपने पीछे जो पढ़ा था ये पटवार भर्ती परीक्षा का क्वेश्चन था। निम्नलिखित में से कथन सही नहीं है। कौन सा कथन सही नहीं है? भारत के संविधान के अनुच्छेद 233 में जिला शब्द का उल्लेख किया गया है। जिले में जिला कलेक्टर मुख्य प्रोटोकॉल अधिकारी का कार्य करता है। जिला कलेक्टर मुख्य प्रोटोकॉल अधिकारी का कार्य करता है। सन 1972 में वारेन हेस्टिंग्स द्वारा जिला कलेक्टर पद सृजित किया गया। संसदीय चुनाव में जिला कलेक्टर जिले का मुख्य निर्वाचन अधिकारी होता है। भैया अब आपको इसमें से एक जो है गलत है उसको छांट लेना है। भैया 12 का सबसे पहले उत्तर आया, उमेश जी का सी बता रहे हैं, मंजू सी बता रहे हैं,
गार्गी शर्मा बी बता रहे हैं। और बताओ भैया ऑफिशियल जी 1973 का मतलब हो जाएगा 72 ही था भाई, 73 तो नहीं था। चलो भैया और आ जाओ फटाफट से। दिनेश नागर सी बता रहे हैं भैया आज आपका पलड़ा जो है कुछ हल्का दिखाई दे रहा है और इसका रीजन क्या है? आपके सिलेबस में क्या जिला प्रशासन नहीं है क्या? एक बार फटाफट से कमेंट करके बताओ, क्या आपके जूनियर अकाउंटेंट के सिलेबस में क्या जिला प्रशासन वाला टॉपिक नहीं है क्या? यस या नो फटाफट से कमेंट करके बता दो भाई, जिला प्रशासन का टॉपिक नहीं है क्या? एक बार फटाफट से कमेंट करके बताओ। 12 का ए और ब भैया चल क्या रहा है आज? तो आप लोगों के उत्तर बहुत कम मात्रा में सही आ रहे हैं भैया। संसदीय चुनाव में जिला कलेक्टर जिले का मुख्य निर्वाचन अधिकारी होता है। जी बिल्कुल गलत बात है, ऐसा नहीं होता है, ये जो है गलत होगा। बाकी ये भी सही है 1972 में वारेन हेस्टिंग्स के समय जिला कलेक्टर का पद का सृजन किया गया। जिले का प्रमुख जिला प्रोटोकॉल अधिकारी होता है और जिला शब्द का उल्लेख कहां पर होता है? 233, क्योंकि मैंने आपको बताया था अधीनस्थ न्यायालय, अधीनस्थ न्यायालय किस स्तर पर होता है? जिला स्तर पर। तो ध्यान रखना प्रत्येक जिले में एक अधीनस्थ न्यायालय होगा। तो यहां पर अनुच्छेद 233 में पहली बार जिला शब्द का क्या किया गया है? जो है जिला शब्द का क्या किया गया है भैया? प्रयोग किया गया है। तो इसका डी क्या हो जाएगा? काजल कह रही है कि सर मेरा राइट है। चलो बहुत अच्छा भाई, राइट है तो सिलेबस में तो है, लेकिन भैया अभी तक आप लोग तैयारी को और अच्छी से बनाने के लिए भैया आपको ऐसे प्रश्नों का उत्तर देना भी जरूरी है। चलो, राज्य में प्रशासन में जिलाधीश का प्रथम उच्च अधिकारी होता है। राज्य प्रशासन में जिलाधीश का प्रथम उच्च अधिकारी कौन होता है? गृह आयुक्त। रीट में आया भैया प्रश्न ये, और भैया रीट के एग्जाम में प्रश्न पूछा था ये। संभागीय आयुक्त, कार्मिक आयुक्त और मुख्य 2021 की जो रीट लगी थी उसमें ये प्रश्न आया था। गृह आयुक्त, संभागीय आयुक्त, कार्मिक सचिव और मुख्य सचिव। चलो जी 13 का आप लोग क्या बता रहे हो भैया? 13 का आप लोगों ने उत्तर देना स्टार्ट कर दिया है। बी उत्तर आ रहा है। इसका मतलब तो सभी ने बी चुना है, तो इसका मतलब इसका मुझे भी बी स्वीकार करना पड़ेगा। चलो भाई बी आप लोगों के कहने पर मैं स्वीकार कर लेता हूं और बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सबसे बड़ा जो अधिकारी होता है वो संभागीय आयुक्त होता है। भाई बिल्कुल सही उत्तर चुना है, संभागीय आयुक्त होगा, डी नहीं होगा भैया। ठीक है, जिले का पूछा है, ये तो राज्य का है भाई। ये जो कौन उत्तर दे रहा है? रणवीर दे रहा है क्या? हाँ रणवीर भैया संभागीय आयुक्त होगा। जिला दंड नायक के रूप में जिला कलेक्टर की शक्तियां हैं कानून व्यवस्था बनाए रखना, पुलिस पर नियंत्रण रखना, विदेशियों के परिपत्रों की जांच करना, भू राजस्व का एकत्रण करना। 2, 3 और 4, 3 और 4, 1, 2 और 3 और 2 और 4। चलो भाई जिला कलेक्टर की शक्तियों में कौन सा यहां पर जो है सही नहीं होगा? चलो भैया 1, 2, 3 आप लोगों ने क्या उत्तर चुना है? नारायण जी ने चुना है 1, 2, 3। दिनेश नागर ने चुना है क्या? सी। सुरेश जी ने सी चुना है। एक दिनेश कुमार मीणा जी कह रहे हैं कि सर सही उत्तर देने वालों का जो है नाम भी बोला करो। चलो भाई आज आगे से भैया ध्यान रखेंगे। मैं इस बात से क्षमा प्रार्थी हूं कि आप लोगों ने, मैंने तो सब बच्चों का नाम लिया है, चाहे गलत बताओ चाहे सही बताओ, मैं किसी को डीमोटिवेट करना नहीं चाहता हूं। सबको आता है मेरी नज़र में तो, क्योंकि हम साइकोलॉजी में एक चीज़ पढ़ते हैं, साइकोलॉजी में हम एक चीज़ पढ़ते हैं और ये साइको में एक चीज़ हम क्या पढ़ते हैं कि भैया कोई विद्यार्थी कमज़ोर नहीं होता है, कोई विद्यार्थी कमज़ोर नहीं होता है जब तक वो पढ़ेगा नहीं, तो उसको हम कमजोर कैसे कह सकते हैं? यानी कि सभी समान है मेरे दृष्टिकोण में। तो 1 भी सही है, 2 भी सही है, 3 भी सही है, 4 भी सही है। बातें तो सभी की सभी सही है जिला कलेक्टर के लिए, लेकिन यहां पर क्या पूछा है? जिला दंड नायक के रूप में पूछा है, डीएम के रूप में पूछा है ना, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। तो दंड नायक का काम नहीं होता है, जिला मजिस्ट्रेट का नाम भू राजस्व एकत्रण करना नहीं होता है। अगर जिला कलेक्टर पूछता तो जिला कलेक्टर का तो बिल्कुल ये काम होता है, लेकिन ध्यान रखना ये यहां पर क्या हो जाएगा? अब गलत हो जाएगा। तो 1, 2, 3 क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा भाई, राइट आंसर हो जाएगा क्या? 1, 2, 3। हालांकि ये कलेक्टर का कार्य है, अगर जब कलेक्टर दंड नायक के रूप में होता है तो फिर यह कार्य भैया जिला कलेक्टर का नहीं होता है। जिला कलेक्टर का तो होता है लेकिन दंड नायक के रूप में नहीं होता है। क्वेश्चन संख्या 15 पे आओ। अधोलिखित में से कौन सा कार्य जिलाधीश का नहीं है? कौन सा कार्य जिलाधीश का नहीं है? राजस्व का एकत्रण करना, कानून व्यवस्था का रखरखाव करना,
आय कर का एकत्रण करना, भू दस्तावेजों का रख रखाव करना। भाई जिलाधीश का कौन सा कार्य नहीं है? चलो भाई क्वेश्चन संख्या 15 का उत्तर सबसे पहले उम्मेद जी का आया है, रणवीर का आया है और मंजू का आया है। चलो भाई फटाफट से एक बार अब मैं सही उत्तर वालों के नाम पढ़ लूं क्या? चलो जी सही उत्तर वालों के नाम पढ़ लेता हूं, एक बार आप उत्तर दे दो उसके बाद में पढ़ लूंगा। चलो चलो बहुत अच्छा, ठीक है, ओके ओके वेरी गुड, चलते रहो फटाफट से भैया, रुकना नहीं है, रुक गए तो भैया काम से चले जाएंगे, गाड़ी को रोकना नहीं है। चलो आपका कमेंट रुक गया है, मैं आपको उत्तर दे देता हूं। सही उत्तर दिया है एक तो आरपी ने, एक मंजू ने, एक नारायण ने, दिनेश ने, गार्गी का गलत है और आरपी का सही है, एक कुमावत का सही है, काजल का सही है, भूपेंद्र का सही है, सुरेश कुमार सब्भल का गलत हो गया है। तो भैया आयकर का काम जिला कलेक्टर का नहीं होता है। राजस्व का एकत्रण करना बिल्कुल सही बात है, कानून व्यवस्था का रखरखाव करना, भू दस्तावेजों का, लेकिन भैया ये काम जो होता है आयकर का काम भैया जिला कलेक्टर का नहीं होता है। इनकम टैक्स का काम जो होता है जिला कलेक्टर का नहीं होता। तो जिन्होंने सी चुना है इस प्रश्न में ऑप्शन गलत है भैया। आयकर जिला कलेक्टर कब से चुनेगा? ये कौन? दिनेश कुमार मीणा जी कह रहे हैं गुरुजी ऑप्शन गलत नहीं, आय का एकत्रण जिला कलेक्टर का पावर नहीं होता है भैया, ये सेंट्रल विषय है। आय जो होता है ये सेंट्रल का विषय, जिला कलेक्टर का विषय नहीं है। किस अधिकारी के रूप में सभी विकास कार्यक्रमों के सफल क्रियान्वयन की जिम्मेवारी जिलाधीश की होती है? भाई किस अधिकारी के रूप में सभी विकास कार्यक्रमों के सफल क्रियान्वयन की जिम्मेवारी जिलाधीश की है? जिला मजिस्ट्रेट के रूप में, संकटकालीन प्रशासक के रूप में, विकास अधिकारी के रूप में, इनमें से कोई भी नहीं। अब आओ भैया, अब इसका सही उत्तर चुनना है। चलो भैया अब मत कह देना कि गुरुजी ठीक है, राइट आंसर क्या चुना आप लोगों ने? क्वेश्चन संख्या अभी एक विद्यार्थी 14 का ही राइट उत्तर दे रहा है, इसको थोड़ा सा आगे लाओ। एक विद्यार्थी पीछे अटक गया है, ठीक है, एक विद्यार्थी पीछे अटक गया है, इसको थोड़ा सा आगे लाओ। अभी 14 पे अटक चल रहा है। 16 का आप लोगों ने क्या उत्तर चुना भैया? 16 का आप लोगों ने देखिएगा सही उत्तर आया है। सबसे पहले मैं उनका नाम लेना चाहता हूं, एक कुमावत, आरपी, सुरेश, भूपेंद्र, दिनेश, राजवीर सिंह, बिल्कुल सही उत्तर दे रहे हो भैया, बहुत अच्छा। विकास अधिकारी के रूप में सफल क्रियान्वयन का जो कार्य होता है वो जिलाधीश का होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? जिन्होंने इसका सी चुना है भैया, बिल्कुल जिन्होंने सी चुना है उनका राइट आंसर हो जाएगा भाई सी हो जाएगा। चलो, जिला कलेक्टर वह दूरी है जिसके चारों ओर प्रशासन घूमता है, उसकी कई प्रशासनिक भूमिकाएं होती हैं, निम्न में से कौन सी संबंधित नहीं है? नहीं पूछा है। राजस्व कार्य और जिला विकास अधिकारी, उपखंड का सर्वोच्च अधिकारी, जिला मजिस्ट्रेट एवं जिला अधिकारी, जिला निर्वाचन व जनगणना अधिकारी, कौन सा कार्य प्रशासनिक भूमिकाएं में होता है लेकिन उनसे संबंधित नहीं होता है भैया? फटाफट से बता दीजिएगा। 16 का आ गया है, 17 पे आ जाओ भाई, क्वेश्चन संख्या 17 पे आ जाओ भाई, ठीक है, पिछला आप लोगों ने सही बताया था, अब आ जाओ 17 पे। राजस्व कार्य व जिला विकास अधिकारी, उपखंड का सर्वोच्च अधिकारी, जिला मजिस्ट्रेट व जिला अधिकारी, जिला निर्वाचन व जनगणना अधिकारी, जल्दी से बता दीजिएगा राइट आंसर क्या होगा। चलो भैया राइट आंसर आपने क्या चुना है? डी 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 ओके ओके, चलो भैया, तो उपखंड का सर्वोच्च अधिकारी भैया जिला कलेक्टर नहीं होता है, ध्यान रखना। उपखंड का यहां पर जो है ये गलत हो जाएगा। उपखंड का कौन होता है? एसडीएम होता है भाई। कौन होता है? एसडीएम होता है, इसलिए ये उससे संबंधित नहीं है, बाकी तो उससे संबंधित है सारे के सारे। जिला प्रशासन का वर्तमान स्वरूप सर्वप्रथम प्राचीन काल में किस युग में दिखलाई पड़ता है भाई? जिला कलेक्टर का गुप्त काल में, मौर्य काल में, राजपूत शासन काल में, और इनमें से कोई भी नहीं। जिला कलेक्टर का जो रूप है प्राचीन भारत में कहां पर दिखलाई पड़ता है? गार्गी पुरस्कार विजेता अभिनेत्री, भैया तेरे को गार्गी पुरस्कार चाहिए क्या? तो भैया गार्गी पुरस्कार इस जन्म में तो तेरे को मिलेगा नहीं, उसके लिए तेरे को अगला जन्म लेना पड़ेगा, ठीक है। चलो भाई राइट आंसर क्या होगा इसका? ऋतु रानी बी बता रहे हैं, रणवीर सिंह ए बता रहे हैं, गार्गी चुप हो जाओ ये भी कह रहे हैं, बिल्कुल सही बात है भैया, चुप भी होना पड़ेगा। किसको चुप करवा रही? रणवीर सिंह को चुप करवा रही भैया, रणवीर सिंह ध्यान रखो भाई। तो राइट आंसर आप लोगों ने क्या चुना? बिल्कुल मौर्य काल में जो प्रशासन था, मौर्य काल में जो प्रशासन था, ठीक है, तो मौर्य काल का जो प्रशासन था जो किसमें बटा हुआ था? मौर्य काल का जो प्रशासन था जिसमें
चाणक्य के द्वारा एक पुस्तक लिखी गई थी जिसमें अर्थशास्त्र के बारे में जिक्र करते हैं, तो वहां पर भैया इनके द्वारा जो है जिले अधिकारी के रूप में जो है बिल्कुल यहां पर बात करता है, जिले का अधिकारी के रूप में मौर्य काल इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। सरकार की आंख कान तथा बाहों की भांति जिले में कौन कार्य करता है? आंख कान और बाहों के रूप में जिलाधीश, संभागीय आयुक्त, जिला पुलिस अधीक्षक और उपायुक्त सभी। तो भैया जिले की आंख नाक कान जो भी मानते हो वो कौन होता है भाई? अरे कोई बात नहीं, लड़ाई झगड़ा करना है तो रूस यूक्रेन चले जाओ, और कहां जाओगे तुम लोग, ठीक है। तो राइट आंसर आप लोगों ने क्या चुना है? जिलाधीश, संभागीय आयुक्त, जिला पुलिस अधीक्षक, उपायुक्त में से कोई भी नहीं। राइट आंसर। एक विद्यार्थी को कल के टॉपिक की बड़ी चिंता रहती है, एक कुमाऊत तेरे को बड़े टॉपिक की चिंता रहती है, इससे आगे जो भी आपके सिलेबस में वो देख लेना, है ना, इसके आगे आपके सिलेबस में वो देख लेना। वैसे जिला प्रशासन तो आज पूरा हो ही जाएगा, जिला प्रशासन के बाद में आयोग पढ़ा देता हूं आपको। चलो लो जी, कल का टॉपिक बता देता हूं, आयोग, राजस्थान के प्रमुख आयोग पढ़ के आ जाना भाई। राइट आंसर हो जाएगा इसका जिला कलेक्टर हो जाएगा भाई। जिला कलेक्टर क्या हो जाएगा इसका? राइट आंसर होगा ए। बिल्कुल सही उत्तर दिया है सभी ने, एक विद्यार्थी को छोड़ के सभी ने सही उत्तर दिया है, और इसका राइट आंसर हो जाएगा जिलाधीश। जिला स्तर पर कानून व्यवस्था बनाए रखने का दायित्व किसका है भाई? जिलाधीश का, उपखंड अधिकारी का, अतिरिक्त जिलाधीश का और पुलिस अधीक्षक का। जिला स्तर पर कानून व्यवस्था, जिला अधीक्षक को बोलते हैं एसपी, एसपी होता है, अतिरिक्त एडिशनल कलेक्टर होता है, एसडीएम होता है और जिला कलेक्टर होता है। चलो भैया, ओके, राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही उत्तर क्या हो जाएगा भैया? क्या आपने उत्तर चुना है इसका? ए। 20 का विद्यार्थी ए चुन रहे हैं। जिले में कानून व्यवस्था जो बनाया जाता है वो किसके द्वारा बनाया जाता है? मुझे तो ऑप्शन में सभी विद्यार्थियों के बाबूलाल से लेकर के एक के कुमावत तक, ठीक है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? जिला कलेक्टर हो जाएगा, जिलाधीश इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। जिला स्तरीय प्रशासन का प्रधान कौन होता है भाई? जिला स्तरीय प्रशासन का प्रधान होता है मुख्य सचिव, जिलाधीश, जिला प्रमुख और उपायुक्त में से कोई नहीं। जिला स्तर पर जिलाधीश, अरे वाह यार, तेरे भी उच्च विचार हैं, हमारे एक विद्यार्थी के बड़े उच्च विचार हैं भैया इसके। अरे नहीं भाई, मैं कोई चाणक्य नहीं हूं, मैं कोई चाणक्य नहीं हूं, मैं तो एक सामान्य सा विद्यार्थी हूं और आप लोगों के समान ही हूं, और मेरा पद और आपका पद दोनों का बराबर है, समझ लीजिएगा। मेरी भावनाओं को शायद आप अच्छे से समझ पा रहे होंगे। चलो भाई, तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? जिलाधीश, इसका राइट आंसर 21 का बी आप लोगों ने चुना है भैया। जिला प्रमुख नहीं होता है, प्रशासन की बात कर रहे हैं भैया, प्रशासन की बात कर रहे हैं। जिला प्रमुख तो एक राजनीतिक पद होता है, जिला प्रमुख तो भैया एक राजनीतिक पद होता है, इसका तो कोई लेना देना ही नहीं है। आज तुम केवल और केवल ये तो पंचायती राज में पढ़ेंगे, ये पंचायती राज में पढ़ेंगे, अभी नहीं पढ़ेंगे। बिल्कुल राइट आंसर जिलाधीश, जिला कलेक्टर। प्रशासनिक दृष्टि से जिले को विभाजित किया जाता है उपखंडों में, तहसीलों में, संभागों में, उपयुक्त में से किसी में भी नहीं। अभी आपको राजस्थान में ये तो भली बात ही समझ में आ गया होगा, 19 नए जिले बने हैं, 3 संभाग बने हैं, तो किस प्रकार से हमारे राज्य को बांटा गया है जिलों में, है ना भाई। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? अब तक भैया 4 परिसीमन आयोग आ चुके हैं, अब तक 4 परिसीमन आयोग आ चुके हैं। अब तक 4 परिसीमन आयोग आ चुके हैं भैया। राइट आंसर क्या चुना आपने? 22 का बी चुना है, या ए चुना है, या सी चुना है? चलो भाई, आप लोगों ने तो सभी ने चुन लिया है, सबका अपना अपना मत आ रहा है। आपका मत जो है निराला है, इस उत्तर के लिए आप लोगों का मत बिल्कुल निराला है। और आप लोगों ने उपखंड में जिन्होंने बताया है, जिन्होंने ए बताया है वो हाथ खड़ा कर ले भाई। जिन्होंने ए बताया है उनको धन्यवाद दे देता हूं भैया। जिला को किसमें बांटा जाता है? सबसे पहले उपखंडों में बांटा जाता है, ठीक है। तो भैया तू धरना दे ले, कोई बात नहीं, तू धरना दे ले। किस बात के लिए धरना देगा वो तो खैर मुझे पता नहीं है, लेकिन भैया धरना भी दे ले, कोई दिक्कत नहीं, ऑनलाइन धरना दे ले। उपखंड अधिकारी निम्न में से कौन सा दायित्व नहीं है भाई? उपखंड अधिकारी का बाबूलाल, आरपी, ऑफिशियल, रणवीर संभल, एक कुमावत। अच्छा, इन्होंने सही बताया बच्चा, बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र हो तुम लोग। उपखंड अधिकारी का, और ध्यान रखना यहाँ पर धन्यवाद के पात्र हो। एग्जाम में भी इसी प्रकार से क्या करना है भैया? उत्तरों को देना है। एग्जामिनर भी कहे कहीं टीप टाप के पास तो नहीं हुआ है, इतना जो है होमवार में 1% गलत नहीं होना चाहिए, इस प्रकार से तैयारी कर लो आप लोग। तो उपखंड के कृषि उत्पादन का आकलन करना,
सरकारी भूमि पर अतिक्रमण रोकना, भू राजस्व वसूली के संबंध में निर्देश प्रदान करना, जिला प्रशासन को दिशा निर्देश देना। भाई उपखंड अधिकारी का निम्न में से क्या पूछा है? नहीं पूछा है। आराम से पढ़ो, आराम से उत्तर दो, जल्दबाजी का काम नहीं करना है। हाँ बिल्कुल, मैं आपको डेट बताने वाला हूं। बिल्कुल, एक विद्यार्थी डेट पूछ रहा है। दो तो लगातार हुए थे 10-10 साल के अंतराल के बाद में, एक 62 में, एक 72 में, और एक जो है उसके बाद में गैप लेके हुआ था, और एक लास्ट वाला जो हुआ था 2002 के आसपास हुआ था। ठीक है भाई, तो राइट आंसर क्या हो गया भैया इसका? डी। क्या बता रहे हो आप लोग? जिला प्रशासन को दिशा निर्देश देना, बिल्कुल सही उत्तर चुना है। जिला प्रशासन को दिशा निर्देश देना जो होगा, जिला प्रशासन को दिशा निर्देश देना क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि उपखंड अधिकारी निम्न में से कौन सा दायित्व नहीं है? तो भैया ये भी दायित्व है, ये भी है, ये भी है, परंतु डी क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है भैया, इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा, डी हो जाएगा भाई। तहसील मुख्यालय पर द्वितीय श्रेणी के कार्यपालक दंड नायक के रूप में कौन काम करता है? तहसीलदार, नायब तहसीलदार, उपखंड अधिकारी और सदर कानूनगो। तहसील मुख्यालय पर द्वितीय श्रेणी के कार्यपालक के रूप में, दंड नायक के रूप में कौन होता है? उम्मीद कह रहा है सर गुरु का स्थान सबसे ऊपर होता है चाहे उम्र में। हाँ तो भैया मैं तो आपको पहले ही कह रहा हूं, आपसे आपका छोटा भाई हूं, मैंने तो कभी क्लास में बड़ा बनने का प्रयास नहीं किया। मेरे बड़े भाई जो है मुझे संभाल लेते हैं क्लास में। चलो भाई ठीक है, ओके भाई। देखो ये विद्यार्थी लाडू बंटवा रहे हैं भैया, 15 अगस्त को बांट लेना लाडू वाडू। 15 अगस्त को आप लोगों के लिए बहुत अच्छा हमने एक 15 घंटे की महा मैराथन रखी है भाई। तालियां बजा दो, 15 घंटे की महा मैराथन रखी है। सभी विद्यार्थी एक बार ताली बजाएंगे 15 अगस्त के लिए। लड्डुओं का वितरण 15 तारीख को करवा देंगे। 15 अगस्त 15 घंटे जुड़ना न भूले। हर टीचर का टॉप मोस्ट जो सिलेक्टेड क्वेश्चनों का सीरीज होगा 15 घंटे की, जो लगातार क्लास होने वाली है। तो मेरे प्यारे से विद्यार्थियों 15 अगस्त को सभी जुड़ना न भूले। चलो जी तालियां बजा दो 15 अगस्त के लिए, क्योंकि 15 अगस्त को आप लोगों के लिए खास और खास स्पेशल और स्पेशल जूनियर अकाउंटेंट के लिए सभी टीचरों का अपना अपना बेस्ट से बेस्ट दिया जाएगा आप लोगों के लिए। ओके भाई, तो राइट उत्तर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? तहसीलदार हो जाएगा भाई। टॉप स्तर पर तो कौन होता है? तहसील स्तर पर टॉप तो कौन होता है? एसडीएम होता है। टॉप स्तर पर तो कौन होता है? एसडीएम होता है भाई। कौन होता है? एसडीएम होता है। सेकंड नंबर पे कौन होता है भाई? तहसीलदार होता है, ध्यान रखना। सेकंड नंबर पे तहसीलदार होता है। हाँ लाडू पूरी सब बंटवा देंगे, तुम मस्त रहो। 15 अगस्त को लाडू बंटवा देंगे, 15-15 लाडू तुम्हारे को खिला देंगे। आगे बात करो आप। तो पटवारियों को निम्न में से कौन सा उत्तरदायी नहीं मिलता है? पटवारी जो होता है भैया, पटवार को कौन सा उत्तरदायी नहीं मिलता है? तहसील में उपस्थिति, तहसीलदार पर नियंत्रण करना, ग्राम सेवक पर नियंत्रण करना, अपने अधिकार क्षेत्रों की अकाल रिपोर्ट प्रस्तुत करना। कौन सा नहीं होता है पटवारियों का? चलो भाई ओके, लाडू पूड़ी बंटवा देंगे आप, तो मस्त रहो, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा बिल्कुल। 15 अगस्त को मेरा जन्मदिन है, इसलिए स्वतंत्रता दिवस समारोह में जाकर मिठाई खा लेना। चल भाई खा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। 15 अगस्त को कहीं नहीं जाना है आपको भैया कहां पर आना है? आपको भैया यहां पर आना है, हमारे साथ में जो है कंधा मिलाकर खड़ा होना है। तो तहसील में उपस्थिति तो भैया करेगा ये तो अपना। तहसीलदार पर नियंत्रण इतना बड़ा हो गया क्या पटवारी भैया? अरे भैया पटवारी इतना बड़ा हो गया क्या कि जो तहसीलदार के ऊपर नियंत्रण करेगा? ये कहाँ का न्याय है भैया? यही तो अन्याय है। तो यही तो क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा बिल्कुल। अरे भैया दिनेश कुमार मीणा 24 का एक ऐसे दे रहा है। ये दिनेश थोड़ा पीछे चल रहा है, कोई इसको पकड़ के भाई आगे लाओ। 2-4 विद्यार्थी जाओ पीछे और इसको पकड़ के आगे लाओ। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा भैया? तहसीलदार पर नियंत्रण करना, इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन संख्या 26, नायब तहसीलदार किसके निर्देशन में कार्य करता है? जिलाधीश के रूप में, उपखंड अधिकारी के रूप में, सदर कानूनगो के रूप में और तहसीलदार के रूप में। नायब तहसीलदार किसके दिशा निर्देश पर कार्य करता है? मेरी क्लास कितनी बजे होगी अभी तक जो है इसमें डिसाइड नहीं हुआ है, अभी आपके 2-4-5 दिन बाकी हैं। बिल्कुल आपको समय बता दिया जाएगा कौन से टीचर की क्लास कब होगी। आप लोगों के सामने बिल्कुल थीम रख दी जाएगी कौन सा टीचर कब आएगा, क्योंकि अभी तक टीचरों का टाइम टेबल डिसाइड नहीं हुआ है। जैसे होगा आप लोगों को इससे भी अवगत जल्दी करवा दिया जाएगा। भैया ये नायब तहसीलदार होता है, ये किससे छोटा होता है? ये तहसीलदार से छोटा होता है, यानी कि तहसीलदार से छोटा नायब होता है। नायब से छोटा कौन होता है? कानूनगो होता है। कानूनगो से
कानून गो से छोटा होता है गिरदावर। कौन होता है? गिरदावर होता है। और गिरदावर से छोटा होता है आपके पटवारी होता है। कौन होता है भाई? पटवारी होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? तहसीलदार इसका राइट हो जाएगा। पटवारियों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है भाई? पटवारियों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राजस्थान लोक सेवा आयोग के द्वारा, राजस्व मंडल राजस्थान के द्वारा, जिला परिषद के द्वारा और नोटों के द्वारा। भैया यहां पर पटवारियों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? ठीक है, गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग, राधे राधे। चलो भैया 25 पे, भैया 25 पे चल रहा है दिनेश, इसको थोड़ा भाई कोई आगे खींचो रहे, इसको अभी तक किसी ने। चलो भैया राइट आंसर आपने क्या चुना है इसका? राजस्थान लोक सेवा आयोग, राजस्व मंडल राजस्थान, जिला परिषद 27 का बी जिन्होंने चुना है। बिल्कुल पटवारियों का जो होता है भैया राजस्व मंडल अजमेर करता है। भैया राजस्व मंडल कौन करता है? राजस्व मंडल अजमेर के द्वारा इसका कार्य संपन्न करवाया जाता है। उपखंड स्तर के नीचे राजस्व प्रशासन हेतु प्रत्येक उपखंड को बांटा गया है, जिलों में, संभागों में, तहसीलों में और उप तहसीलों में। अब हमने पढ़ा था जिलों को तो कहां बांट दिया? उपखंड में। अब उपखंडों को कहां पर बांटा गया है? जिलों में, संभागों में, तहसीलों में और उप तहसीलों में। भैया बिल्कुल सही उत्तर आपने चुना है। पटवारी एक विद्यार्थी ने पता नहीं क्या कमेंट किया है, 1 नवंबर 1949 बिल्कुल सही उत्तर दिया है। बिल्कुल पहला जो बना था ब्रजेश शर्मा जी जो बने थे, उन्होंने 1 नवंबर 1949 को इसकी शपथ ली थी। बिल्कुल सही। हालांकि कानून तो ये 7 अप्रैल 1949 को आया था। ठीक है भाई, तो राइट उत्तर आपने क्या चुना? उपखंड को किसमें बांटे भाई? उपखंड को कहां बांटे? गाड़ी को कहां लाके रोके? भैया गाड़ी को यहां लाके रोक लेते हैं, तहसीलों में रोक लेते हैं। भैया उपखंडों को कहां बांटा गया है? तहसीलों में। और बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल सही जवाब आया है। 1-2 को छोड़ दे तो भैया बिल्कुल सभी का सही उत्तर आया है। अगला है 29। खरीफ और रबी गिरदावरी के दौरान स्थल निरीक्षण करना और सत्यापित कर रिपोर्ट करने का दायित्व होता है तहसीलदार का, कानून गो का, ग्राम सेवक का और पटवारी का। भैया हमारी फसल जब खराब हो जाती है, जब उसकी गिरदावरी की जाती है, और ये गिरदावरी जो होती है किसके द्वारा की जाती है? पटवारी जो शब्द है ये मौर्य काल का है ना भाई, और ये मुगल काल का नहीं है। मुगल काल में तो ये शब्द जो है आपके प्रचलन में आया था। जबकि राइट उत्तर जो है इसका क्या चुना? चलो भैया फटाफट से आप लोगों ने क्या चुना? और तो आप तो ग्रामीण क्षेत्र के विद्यार्थी हैं तो आपको शायद बिल्कुल पता भी होगा। भैया ग्रामीण क्षेत्र के विद्यार्थी को तो बिल्कुल पता होगा। चलो भैया इसका उत्तर कहाँ लेके आऊं गाड़ी को? भैया गाड़ी को मैं कहाँ लेके आऊं? यहाँ लेके आ जाऊं क्या? चलो जी ये लेके आ गया पटवारी। भैया आप लोगों ने डी चुना है क्या? बिल्कुल इसका सही उत्तर चुना है भैया, पटवारी इज राइट आंसर। ओके मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगला है देखो, स्वतंत्रता की बात हो गई और हमने उसकी टैगलाइन भी रखी है, 15 अगस्त आपको दिलाएगी बेरोजगारी से आजादी। और हमने आपकी आजादी के लिए, आपकी बेरोजगारी से आजादी के लिए बहुत अच्छा प्रयास करने का प्रयास किया है। स्वतंत्रता के बाद जिला कलेक्टर की बदलती भूमिका के संबंध में सत्य नहीं है। चलो भाई सत्य नहीं है को छांटना है, एक और ऑप्शन होना चाहिए था, शायद इसमें नहीं आया है। ग्रामीण विकास में कलेक्टर की भूमिका जिला परिषद के साथ उनके संबंधों को प्रभावित होती है। जिला कलेक्टर के पास विभिन्न केंद्रीय व राज्य विधियों के अंतर्गत या तो अभिव्यक्त उपबंधों द्वारा या प्रत्यायोजन द्वारा शक्तियां निहित होती हैं। प्राकृतिक आपदाओं के समय में भी जिला कलेक्टर अब नहीं बनी रही, सर्वोच्चता अब नहीं बनी रही। राज्य के अधीन जिला कलेक्टर स्तर पर विभिन्न तकनीकी विभागों के आविर्भाव से कलेक्टर के प्राधिकार में कमी आई है। इसमें से भैया कितने बड़े बड़े ऑप्शन है भैया, एग्जाम में ऐसे ही आपको ऑप्शन दिखाई देंगे, फिर वहां तुम लोगों को चक्कर आएगा, लपेट आएंगे, झंझाट आएगी। तो भैया आप भी से झंझाट ले लेना, आराम आराम से पढ़ो और चश्मा लगा के पढ़ो। नहीं दिखाई दे रहा है तो मैं पहले से कह रहा हूं भैया, आपके फोन का जो भैया रिचार्ज है भैया फुल वाला करवा लेना, अनलिमिटेड। हम आपसे कोई चार्ज नहीं ले रहे हैं, लेकिन भैया फोन का रिचार्ज अच्छा सा करवा लेना, जिसमें भैया हाई क्वालिटी में देखो, एचडी में देखो भैया, एचडी में तो आपको ठीक से दिखाई देगा। और 144 में जो देख रहा है, 144 में भैया आंखें खराब हो जाएंगी, 12-12 घंटे क्लास चलने वाली है। तो आप लोगों ने क्या उत्तर चुना? सर ये क्वेश्चन अच्छे से नहीं लगते हैं, अच्छे नहीं लगते हैं भैया। जो अच्छा नहीं लगता वही तो दुखदाई होता है, वही तो पीड़ा है।
प्राकृतिक आपदाओं के समय में भी जिला कलेक्टर अब नहीं रहा। अरे नेगेटिव उत्तर को छांटना था। इसमें एक शब्द है जहां पर नहीं लिखा हुआ है, और तो बाकी में कहीं पर नहीं लिखा हुआ, केवल एक जगह नहीं लिखा हुआ है, बाकी सारी बातें क्या हो जाएंगी, सत्य हो जाएंगी। चलो भाई आ जाओ 31 पे आ जाओ। भारत में जिला कलेक्टर का पद कब व किसने सर्जित किया? 1882 लॉर्ड रिपन, 1798 में लॉर्ड वेलेजली, 1774 लॉर्ड हेसिटंक्स और 1772 में वॉरेन हेसिटंक्स। चलो भैया 31 का तो आप लोगों को उत्तर देखते ही पता चल गया। ठीक है भैया, राइट आंसर क्या हो जाएगा? 180 में देखो, बिल्कुल यही तो कहा मैंने आपको, फुल में देखो। और कुछ विद्यार्थी आप में से ऐसे बताओ मुझे, लाइब्रेरी में कितने लोग बैठे हुए हैं अभी, ईमानदारी से बताना, लाइब्रेरी के नेट का सदुपयोग आप में से कौन कौन कर रहे हैं, फटाफट से कमेंट करके बताना भैया। लाइब्रेरी में कौन बैठा हुआ है अभी, और लाइब्रेरी में से कौन नेट के मजे ले रहा है भैया? चलो जी, राइट आंसर होगा वॉरेन हेस्टिंग्स। इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा वॉरेन हेस्टिंग्स, जो हो जाएगा इसका 1772 में पहली बार जिला कलेक्टर का जो पद हुआ है उसका क्या हुआ है, सर्जन हुआ है। चलो भैया आगे बात करते हैं। प्रशासनिक दृष्टि से निम्न में से सबसे छोटी इकाई है? जिला, खंड, पंचायत समिति और तहसील। चलो भाई बताओ सबसे छोटी इकाई क्या है? सबसे छोटी इकाई क्या होगी भैया? बहुत अच्छा प्रश्न है। और ये प्रश्न कहां पूछा भैया? ये प्रश्न यहां पर पूछा। कहां पर पूछा भाई? ये प्रश्न आपको ग्राम सेवक में पूछा। अच्छा लाइब्रेरी वाले कोई नहीं क्लास में, क्या बात है। इसका मतलब भैया आप लोग घर पे रह के भैया बहुत अच्छी मेहनत कर रहे हो, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। मतलब लाइब्रेरी में अपना समय खराब नहीं कर रहे हो आप लोग, हैं बड़े ईमानदार लोग हो तुम लोग तो। चलो भैया राइट आंसर क्या हो जाता है? चलो जी राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? सी तो नहीं होगा, पंचायत समिति तो बड़ा होता है, तहसील छोटा होता है भैया। तहसील क्या होता है? छोटा। पंचायत समिति से बड़ा होता है। कुछ पंचायत समितियों में दो तहसील हो सकती हैं, तहसील उप तहसील हो सकता है, तो सबसे छोटा होता है तहसील होता है। सबसे छोटा बिल्कुल डी होगा। एक विद्यार्थी लाइब्रेरी के मजे ले रहा है, ये सिरोही वाला एक भैया है हमारी क्लास में। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा? तहसील इसका राइट आंसर होगा, पंचायत समिति नहीं होगा। तहसील क्या होगा इसका? राइट आंसर होगा। कोमल मीणा जी का सही उत्तर आया, बहुत बहुत धन्यवाद कोमल जी। आगे बात करते हैं 33 की। उपखंड अधिकारी एसडीओ सामान्यतः होते हैं राज्य तहसीलदार सेवा के अधिकारी, राज्य न्यायिक सेवा के अधिकारी, राजस्थान प्रशासनिक सेवा के अधिकारी, भारतीय राजस्व सेवा के अधिकारी। उपखंड अधिकारी जो होता है एसडीओ, आपको दोनों में अंतर मैं आपको बता देता हूं। एसडीओ और एसडीएम में क्या अंतर है? एसडीओ और एसडीएम में क्या अंतर है? दोनों अंतर आपको बताने वाला हूं मैं। आप लोगों ने क्या चुना है 33 का? एसडीओ सामान्य होते हैं राज्य तहसील सेवा के अधिकारी, राजस्थान प्रशासनिक सेवा के अधिकारी। बिल्कुल सही उत्तर चुना है भैया, सी इसका क्या हो जाएगा? राजस्थान प्रशासनिक सेवा के अधिकारी हो जाता है। और इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। जब आपका एसडीएम जो होता है मजिस्ट्रेट के रूप में कार्य करता है, मतलब न्यायिक रूप में कार्य करता है, एम का मतलब होता है मजिस्ट्रेट, तो मजिस्ट्रेट के रूप में कार्य करता है, तो ये न्यायिक रूप में कार्य करता है, तो ये उस समय तो क्या कहलाता है? एसडीएम कहलाता है। और जब वो एसडीओ के रूप में कार्य करता है, उपखंड अधिकारी के रूप में काम करता है, तो भैया वो उपखंड का कैसा अधिकारी होता है? प्रशासनिक अधिकारी होता है। और राजस्थान के ये आरएस जो होते हैं, आरएस सीधे के सीधे भैया, इसमें से जो प्रॉपर आरएस बनते हैं वो राजस्थान प्रशासनिक सेवा के अधिकारी होते हैं, सीधे एसडीएम बनते हैं। सबसे बड़ी पोस्ट होती है आरएस में ये। निम्न में से कौन सी भू राजस्व व्यवस्था राजा टोडरमल से संबंधित है? राजा टोडरमल वही है जो अकबर का क्या था? अकबर का क्या था? नवरत्न था। अकबर का क्या था? नवरत्न था। बात बात में इसकी ट्रिक भी है, बात बात में एमडीएच, बात बात में एमडीएच, बात बात में एमडीएच ट्रिक है, जिसमें इसके 9 रत्नों का नाम आ जाता है। बटाई प्रथा, जरीब, जब्ती और कनकट। चलो भैया राइट उत्तर आपने चुना है, जरीब चुना है। कुछ विद्यार्थियों ने जरीब बता रहे हैं भैया। चलो और बताओ, सालू जी जरीब बता रहे हैं, भूपेंद्र
सब विद्यार्थी जरीब पे टिक गए भैया, जरीब पे भैया, जरीब पे आ जाओ भैया, जरीब 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 जरीब, सबने जरीब चुना है। चलो चलो चलो, एक विद्यार्थी है नारायण महचंद, उसने सही उत्तर दिया है। उमेद ने सही उत्तर दिया है। रितु रानी ने सही उत्तर दिया है। तो भैया जबती प्रणाली थी, भूमि बंदोबस्त की जो प्रणाली थी, भूमि बंदोबस्त की जो प्रणाली थी, उसके जनक कौन है? स्थायी भूमि बंदोबस्त के नाम से जो ना, स्थायी भूमि बंदोबस्त जो लेके आया था, कौन लेके आया था? 1792 में आया था लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस जो लेके आए थे, ये स्थायी भूमि बंदोबस्त के जनक हैं, और इसको सबसे पहले स्थायी भूमि बंदोबस्त के जनक हैं, और सबसे पहले इसको बंगाल में लागू किया गया था। बंगाल के 51% भाग पर इसको लागू किया गया था। और इससे पहले जो जब्ती प्रणाली लेके आए थे, वो कौन लेके आए थे? राजा टोडरमल लेके आए थे। भारत में जरीब जो था, जरीब जो फीता होता है, ये फीता जो था, इसको सिकंदरी गज के नाम से जाना गया था। सबसे पहले सिकंदर लेके आया था। सिकंदर लोदी जो था, ये जरीब लेकर के आया था। सिकंदर लोदी जो था, वो कौन लेकर आया था? जरीब। ऊपर वालों के जो है मैं देख नहीं पा रहा हूं भैया, निकल जाते हैं तो क्या करूं मेरे प्यारे विद्यार्थियों। चलो जी आगे बात करते हैं 35 पर। राजस्थान राज्य में राजस्व मामलों के शीर्ष न्यायालय एवं राजस्व प्रशासन के लिए प्रमुख नियामक राजस्व मंडल की स्थापना कब की गई? चलो भैया राजस्व मंडल की स्थापना फटाफट से बता। दिनेश से पहले मैंने दिया था। चलो अब की बार ये भी ध्यान रखेंगे भाई, पहले कौन दे रहा है। अब आपके कमेंट पे ही नजर रखना है, प्रश्न के ऊपर बाद में नजर रखना है। पहले आपके उत्तर पढ़ूंगा, उसके बाद में प्रश्न पढ़ूंगा। चलो भाई राइट उत्तर AK कुमाऊत का उत्तर आ गया है बिल्कुल। 1 नवंबर 1949 बिल्कुल सही उत्तर है। 1 नवंबर 1949 अजमेर में इसका मुख्यालय है। लेकिन ध्यान रखना, इसकी जो अधिसूचना जो थी, अधिसूचना ध्यान रखना अलग है। अधिसूचना इसकी 7 अप्रैल 1949 को आ गई थी। 7 अप्रैल 1949 को आ गई थी। लेकिन राज्यपाल महोदय के उस समय राज्यपाल पद न होकर क्या था? राज प्रमुख पद था। तो राज प्रमुख पद के द्वारा इसको स्वीकृति कब दी गई थी? 1 नवंबर 1949 जो होगा इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, ओके भाई। तो राइट उत्तर क्या हो जाएगा? 1 नवंबर 1949 इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर। जिन्होंने डी उत्तर दिया है उन सबका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। राजस्व मंडल के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? आर वेंकटेश्वरन, मुकेश शर्मा, भूपेंद्र यादव और ब्रजचंद्र शर्मा। ब्रजचंद्र शर्मा है, ब्रजचंद्र शर्मा राजस्व मंडल के प्रथम अध्यक्ष। चलो भैया अब आ जाओ भैया, राजस्व मंडल अजमेर के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ए सही उत्तर आ गया है क्लास में, और मैंने उत्तर पढ़ लिया है। अब मैं उसका नाम ले लूंगा। सबसे पहले सही उत्तर किसने दिया है? तो इसका सही उत्तर किसने दिया है? मैंने सबसे पहले वाले विद्यार्थी का ही नाम बोलना है, बाकी तो फिर अपना अपना देख लेना। सही उत्तर जो है, और मैंने ये क्लास में शुरू में बोल भी दिया था। चलो जी, तो भैया इसका सही उत्तर दिया है गार्गी शर्मा ने। सबसे पहले उत्तर आया था डी। बाकी जिन्होंने डी दिया है उनके लिए भी बहुत अच्छा। तो भैया ब्रजचंद्र शर्मा जो होगा इसका क्या होगा? राइट आंसर होगा। अब मैं आपसे पूछता हूं भैया बताओ, वर्तमान में राजस्व मंडल के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? वर्तमान में राजस्व मंडल के अध्यक्ष कौन है? तो भैया मैं अगले क्वेश्चन का प्रश्न जब पढ़ूंगा तब इसका उत्तर बताऊंगा। अगर आप लोगों को पता है तो फटाफट से कमेंट करके बता दो, मैं आपको यहां पर बता दूंगा। राजस्व मंडल अजमेर द्वारा प्रकाशित त्रैमासिक पत्रिका कौन सी है? जागती ज्योत, मधुमती, रावीरा और सूजस। राजस्व मंडल के द्वारा एक त्रैमासिक पत्रिका जारी होती है। हरिप्रसाद, अरे वाह, ये भाई साहब हरिप्रसाद अलग ही चल रहा है भैया। हरिप्रसाद तो राजस्थान अधीनस्थ सेवा बोर्ड का है। ठीक है, चलो भैया इसका सही उत्तर किसने दिया है? मैंने नाम पढ़ लिया है, और मैं सही उत्तर सबसे पहले जिसने दिया है थोड़े समय बाद में बता दूंगा। चलो भैया सही उत्तर एक विद्यार्थी का आ चुका है, मैं बाद में नाम बता दूंगा। और लास्ट वाले क्वेश्चन का जो था, वर्तमान राजस्व मंडल के अध्यक्ष हैं 2022 से
राजेश्वर सिंह वर्तमान में राजस्थान राजस्व मंडल के अध्यक्ष 2022 से कौन बने हुए हैं? राजेश्वर सिंह जो है इसका सही उत्तर है। सबसे पहले इस प्रश्न का सही उत्तर दिया था कविता ने उत्तर दिया था इसका। कविता खीचर जो है उन्होंने सबसे पहले सही उत्तर दिया था रावीरा। रावीरा इसका राइट आंसर होगा। जागती ज्योत मधुमती सूजस नहीं होगा। राइट उत्तर क्या होगा इसका? रावीरा होगा भैया, ध्यान रखना भाई। राइट उत्तर क्या होगा इसका? रावीरा होगा भाई। क्या होगा? रावीरा इसका क्या हो जाएगा? राइट उत्तर होगा, जो त्रैमासिक पत्रिका है। और वर्तमान में राजस्व मंडल के अध्यक्ष कौन है? राजेश्वर सिंह है। और पहले कौन थे? पहले थे भैया ब्रजचंद्र शर्मा। 1 नवंबर 1949, मुख्यालय अजमेर में है। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? राजस्थान में राजस्व संबंधी मामलों का सर्वोच्च न्यायालय राजस्व बोर्ड है, जो कि एक अर्ध न्यायिक निकाय है। राजस्व मंडल का मुख्यालय अजमेर में है, वह इसकी सर्किट बेंच जयपुर में है। राजस्व मंडल का अध्यक्ष भारतीय प्रशासनिक सेवा IAS का मुख्य सचिव स्तर का अधिकारी होता है। और एक है नोटो, यानी कि इनमें से कोई भी नहीं। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या होगा? चलो जी बता दीजिएगा। अब मैं सही उत्तर देखिएगा। क्वेश्चन 38 का सबसे पहले उत्तर किसने दिया है? 38 का क्रमांक लिख के जिन्होंने दिया है मैं उसी का पढ़ूंगा, पहले बता रहा हूं। जिन्होंने क्रमांक उत्तर लिख के दिया है, क्रमांक लिख के दो भाई, क्रमांक लिख के दो 38, तभी पता चल पाएगा, वरना पता ही नहीं चल पाएगा मेरे को तो, क्योंकि अब उत्तर आ चुके हैं आप लोगों के। वापस एक बार सभी उत्तर रिपीट करें और 38 लिख करके उत्तर दें। अब तक के सारे उत्तर आपके गलत चले गए ये मान लो, और इसका सही उत्तर आप क्या चुनोगे? सबसे पहले 38 लिख के उत्तर दिया है उम्मेद ने। उम्मेद ने क्या बताया है? ए। तो भैया उम्मेद का तो गलत है। और जिन्होंने डी बताया है, डी किसने बताया है? 38 का डी एक विद्यार्थी ने बताया है, दिनेश कुमार मीणा ने बताया। भैया दिनेश ने बताया है डी। डी बताया क्या? दिनेश ने भैया डी नहीं बताया, बी बताया। गलत है भाई दिनेश, तेरा भी गलत है। डी बताया AK कुमावत ने। लो जी, AK कुमावत का होगा नोटो हो जाएगा भैया। राजस्व बोर्ड, सर्वोच्च न्यायालय राजस्व बोर्ड अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। राजस्व मुख्यालय इसका अजमेर में, सर्किट बेंच जयपुर में है। और राजस्व मंडल का जो अधिकारी होता है, प्रशासनिक सेवा का IAS अधिकारी होता है। बिल्कुल इसका डी क्या होगा? राइट आंसर हो गया। सब गए, बिल्कुल सब गए। कवि इसको AK कुमावत को छोड़ के सब गए भैया। आ जाओ 39 पर। निम्न में से कौन सा राजस्व मंडल के संबंध में सत्य है? सत्य बताना है भाई, सत्य की बात चल रही है। राजस्व मंडल द्वारा भू अभिलेख के कार्य जैसे राजस्व इकाइयां का गठन, भूमि सुधार संबंधी कार्य, राजस्व ग्राम की घोषणा, राजस्व मंडल के निर्णय के विरुद्ध अपील उच्च न्यायालय में की जा सकती है। राजस्थान भू राजस्व अधिनियम व उनके अंतर्गत बनाए गए नियमों की क्रियान्विति संभागीय आयुक्त, जिला कलेक्टरों, अतिरिक्त जिला कलेक्टर, उपखंड अधिकारी, तहसीलदार द्वारा की जाती है। राजस्व मंडल द्वारा भू राजस्व मामलों के अतिरिक्त राज्य में कृषि सांख्या की एकत्रण करना, कृषि पशुगणना प्रत्येक 5 वर्ष के बाद संबंधी कार्य किए जाते हैं। चलो भाई, इसमें से जो भी उत्तर दे रहा है चलो भैया 39 का सबसे पहले उत्तर जो आया है, मेरे को दिनेश से उत्तर दिखाई दे रहे हैं। दिनेश ने डी बताया है, AK कुमावत ने डी बताया है। बिल्कुल इसके चारों के चारों ऑप्शन सही है, 1 2 3 4, यानी कि डी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल अब तो लगभग सभी ने सही उत्तर दिया है। डी इसका क्या हो जाएगा भाई? राइट आंसर हो जाएगा, डी हो जाएगा। आगे बात करते हैं क्वेश्चन संख्या 40 पर। निम्न में से किसने जिलाधीश को संस्थागत करिश्मा कहा था? PR दुबासी ने, TN चतुर्वेदी ने, रजनी कोठारी ने। और ये देखिएगा भैया RS में आया हुआ प्रश्न है 2013 में। जिलाधीश को संस्थागत करिश्मा किसने कहा था? जिलाधीश को संस्थागत करिश्मा किसने कहा था? ठीक है भाई, तो किसने कहा था भैया संस्थागत करिश्मा? किसने कहा था? उत्तर आ चुका है क्या? 40 का सी।
चलो भैया, यहाँ पे तो भैया सी दिखाई दे रहा है। अब तो मैं किसी का नाम लेना नहीं चाहूंगा, बिल्कुल सबने जो है राइट उत्तर चुना है। और रजनी कोठारी ने जिला कलेक्टर को संस्थागत करिश्मा कहा है, बिल्कुल सभी का सही उत्तर। और आप लोगों को इसके बाद में मैं आपको धन्यवाद अर्पित करता हूं, बहुत अच्छे से आपने उत्तर दिया और आपकी तैयारी को और थोड़ा सा मजबूत कर लीजिएगा। ये प्रश्न आपको सिलेक्शन दिलाएंगे। मैं 101% कह रहा हूं आप लोगों को कि आप लोग अगर क्लास मिस कर रहे हैं या बाद में देख रहे हैं तो भैया लाइव आइएगा, क्योंकि आप बाद में देखते हैं तो आप लोग अच्छा ही चीज देखते हैं। और आप नकारात्मक और सकारात्मक विचार आओ तो भैया क्लास में जुड़ा करो, क्योंकि मुझे पता है कि इस क्लास को बाद में बहुत सारे विद्यार्थी देख रहे हैं, तो बाद में देखने के बजाय भैया लाइव आया करो। सभी को धन्यवाद, राम राम, जय हिंद। अरे क्या माफी मांगेगी, तेरी छोटी बहन है, माफी मांगना, तू कोई बड़ा कलेक्टर नहीं हो गया भैया, ठीक है। माफी मांगने वाला और माफी नहीं मांगने वाले में अंतर तो समझा कर, कम से कम माफ करना ही सबसे बड़ा दरिया दिल होता है। तो भैया ये चीजें, नकारात्मक चीजें नहीं लेना चाहिए दिमाग में। चलो जी, नमस्कार। इंडियन इकोनॉमी के क्वेश्चन बिल्कुल जैसे ही आपकी पॉलिटी पूरी हो जाएगी इंडियन इकोनॉमिक्स कंप्लीट करवा दूंगा भैया। इंडियन इकोनॉमिक्स की टेंशन मेरे ऊपर छोड़ दीजिएगा, सारे प्रश्न आपको करवा दूंगा, जल्दी आपका ये पूरा होने वाला है। आयोग के बाद में पंचायती राज, कुछ एक दो टॉपिक और बचे हैं, पॉलिटी कंप्लीट हो जाएगी मेरी तरफ से। चलो, अरे कोई बात नहीं, बड़ा एक सीधी सी बात है, बड़े दिल वाले बनो। जीवन में सब प्रकार के लोग आएंगे। मेरे को तो पता नहीं क्लास में क्या क्या बोलते हैं भाई, मैं तो ऐसे कमेंट पढ़ता हूं सुबह से लेकर शाम तक। अगर ऐसे सोच लूं तो मैं तो क्लास लेना ही बंद कर दूंगा। चलो भैया, मिलते हैं अगली क्लास में। हाँ बिल्कुल, इकोनॉमी सर्वे वगैरह कंप्लीट करवा दूंगा, ठीक है। ओके भैया, ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में। बिल्कुल, थैंक यू सभी को, जय हिंद, जय भारत। सभी को आदिवासी दिवस की एक बार पुनः हार्दिक शुभकामनाएं। मिलते हैं कल सुबह मॉर्निंग में 8 बजे, तब तक के लिए सभी को जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।